अल्प विकास के सूचक, अल्प विकास यानी कि जो डेवलपमेंट जिसका नहीं हुआ है, जिसका अल्प विकास या फिर कहा जा सकता है विकासशील जो होते हैं, उसका सूचक क्या है? हम किस देश को कहेंगे कि ये अल्प विकसित देश है, यानी कि अभी इसका कम विकास हुआ है। अल्प का मतलब कम होता है, तो हम किस देश को ऐसा कह सकते हैं? तो इसको लेकर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यानी कि अब इसका नाम संयुक्त राष्ट्र कर दिया गया है, यानी कि जो यूएन है, उसने क्या कहा है कि जो अल्प विकास का अगर सूचक की बात की जाए तो यूएन ने निम्न जो प्रति व्यक्ति आय है वो इसका एक मानक के तौर पर रखा है और स्वीकार किया है। यानी ये जो निम्न प्रति व्यक्ति आय है हर किसी की, प्रति व्यक्ति का मतलब ये है कि एक व्यक्ति की जो है आय जो है अगर कम है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर उस देश में क्या होगा, अल्प विकास होगा। अल्प विकास का सूचक होगा वो देश, इसका मतलब ये है यहाँ पर। यानी कि किसी भी देश के जो व्यक्ति हैं, उस देश के जो नागरिक है, अगर उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, कम है, निम्न है, तो वहाँ पर क्या है, वो देश अल्प विकास की श्रेणी में आता है। यानी कि ये रीज़न देखा जा सकता है कि वो देश अभी तक विकास क्यों नहीं कर पाया है। तक कि जो गरीबी को लेकर पूछा गया था कि उसका सूचक या फिर उसका घटक कौन सा है, तो उसमें आय और व्यय देखा गया था हमारे द्वारा। तो अब यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि अल्प विकास का सूचक कौन सा है, तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए हर चीज़ हमें कवर करते हुए चलना है। सतत कृषि विकास, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। सतत कृषि विकास ये क्या होता है, ये कब इसकी शुरुआत हुई? सबसे पहली बात तो ये सतत कृषि विकास है, इसका जो शुरुआत है वो 1991 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। और ये किसके तहत हुई थी? ये जो रवज और कृषि संगठन है, कहाँ की? नीदरलैंड में। रवज और कृषि संगठन के द्वारा नीदरलैंड जो है उसमें जो सतत का मतलब ही पोषणीय होता है, आपको ध्यान रखना है। तो सतत जो पोषणीय विकास, इस तरीके से भी एक अलग है टॉपिक आपका। तो यहाँ पर जो रवज और कृषि संगठन है, उनके द्वारा नीदरलैंड में जो सतत कृषि एवं ग्रामीण विकास है, उसके द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और वहाँ पर क्या है, ये जो है इसकी शुरुआत की गई थी, सतत कृषि विकास। अब ये सतत कृषि का मतलब होता क्या है, इसका आशय या फिर इसका मतलब ये है कि पर्यावरण पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, यानी कि कोई भी जो प्रतिकूल प्रभाव का मतलब होता है, कोई भी उसको नुकसान पहुंचाने वाला जो भी प्रभाव है वो ना पड़े, कोई भी इफेक्ट ऐसा ना पड़े, और जो कृषि है वो की जा सके, यानी कृषि में विकास किया जा सके, ऐसा विकास हमें करना है। तो आपको पता होगा कि जो सतत का मतलब ही होता है कि कोई भी इफेक्ट, ऐसा बुरा इफेक्ट ना पड़े। यानी कि अगर हम कृषि कर रहे हैं तो जो खेती है, तो खेती को लेकर, या फिर जो मिट्टी, क्योंकि मिट्टी में जो होती है, मृदा में जो होती है, खेती की जाती है, तो मृदा जो है उसमें इस प्रकार कोई भी इफेक्ट ना पड़े कि वो क्या बंजर हो जाए या फिर कुछ नुकसान हो उसे। तो इसको ही कहा जाता है सतत कृषि विकास, यानी कृषि का विकास करना है, पर कैसे करना है, जो पर्यावरण है उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए करना है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार की जो कृषि होती है, वो ज़्यादातर इसमें ऐसा प्रयास किया जाता है कि जो कृषि का जो कृषि की जाती है, इस प्रकार की इसमें इस तरीके के प्रयास किए जाते हैं कि कोई भी जो कृषि क्रिया की जा रही है उसमें जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि पोषण चक्र हो गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया, इन पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि इनसे क्या होता है, पर्यावरण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रभाव तो पड़ेगा पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस तरीके की कोई भी पद्धति अपनाई जा सकती है जो क्या हो सके, सतत कृषि विकास के फेवर में हो। जैसे कि ऑर्गेनिक कृषि हो गया। अब ऑर्गेनिक कृषि क्या होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तो ऑर्गेनिक कृषि हो गया, इसके साथ साथ और भी जो ऐसी प्रणाली हैं वो विकसित की जा सकती है जो इसे क्या करे, इसे सपोर्ट करे सतत कृषि विकास को। तो ये चीज़ें थी इसमें। और इसके अंतर्गत क्या है, जो लागत है, जो आगत आएगी वो कम होनी चाहिए, और पर्यावरण पर क्या है, और किसान या फिर उपभोक्ता है उनको हानि नहीं पहुँचनी चाहिए। इस तरीके का हमें क्या करनी है, कृषि करनी है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यही समझ में आई है हमें यहाँ पर कि क्या बातें ध्यान रखनी है कि जो सतत कृषि विकास है 1991 में किया गया था। कैसे याद रखेंगे, सतत कृषि विकास जब हमने 1991 में जो अपना वैश्वीकरण, निजीकरण और एक और चीज़ उदारीकरण, ये 3 चीज़ें अपनाई थी अपनी अर्थव्यवस्था में, आपको पता होगा। तो 1991 में अपनाई थी, इसके साथ साथ 1991 में जो सोवियत संघ है उसका विघटन भी हुआ था, तो उसे भी जोड़कर चल लीजिए। तो एक और चीज़ याद कर सकते हैं आप इसके साथ, सतत कृषि विकास। और इसके अंतर्गत क्या चीज़ें होती हैं वो तो हमने देख ही ली है। अब देखिए जो ऑर्गेनिक कृषि है ये आपको देखना है। अब देखिए ऑर्गेनिक कृषि क्या है, तो खेती की जो ऑर्गेनिक कृषि है वो एक प्रकार की ऐसी प्रणाली होती है खेती की जिसमें क्या है, जो रासायनिक खाद हो गई, ठीक है, और जो कीटनाशक है उनका प्रयोग नहीं किया जाता है।
तो इसको ही क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक कृषि कहा जाता है। यानी कि अगर इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा तो किसका प्रयोग किया जाएगा, इनके प्रयोग के स्थान पर जो जैविक खाद और प्राकृतिक खाद हो गई उनका प्रयोग किया जाता है, उसे ही ऑर्गेनिक कृषि कहा जाता है। ऑर्गेनिक का नाम है, आपको यही पता होगा। ऑर्गेनिक जो होता है वो इन चीज़ों से रिलेटेड होता है, पर्यावरण से, तो इसमें पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ये हमने देख लिया। अब देखिए, जो राष्ट्रीय बांस मिशन है वो हमें देखना है। तो राष्ट्रीय बांस जो मिशन है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भारत है, भारत में क्या है, एक तरीके से भारत का दूसरे नंबर पर आता है, आपको ध्यान रखना है बांस के उसको लेकर। तो भारत की जो सरकार है उसने क्या किया, कृषि मंत्रालय की एक जो प्रायोजित योजना है बांस की, उसकी दृष्टि से भारत जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। यानी कि जो भारत सरकार ने जो बांस है उसके लिए एक योजना बनाई थी, उसको लेकर क्या है, अब जो भारत है बांस को लेकर पूरे विश्व में सेकंड स्थान पर आता है। ये बात ध्यान रखनी है। अब वो क्या था, वो था राष्ट्रीय बांस मिशन। ये अपनाया गया था। क्यों अपनाया गया, भारत सरकार ने कुछ तो देखा होगा। एक तो ये देखा कि भारत में क्या है, बांस की प्रचुर उपलब्धता है, यानी कि पूरी अच्छी तरीके से बांस जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से मिल जाता है। दूसरी चीज़ जो है ये देखी गई कि बांस मिल जाता है और साथ ही साथ क्या है, जो उसका परंपरागत कुशलता के साथ प्रयोग करना है वो भी चीज़ आती है हमें। तो इसी चीज़ को लेकर, इन दोनों चीज़ों को लेकर जो भारतीय सरकार है उसने क्या किया, उसने कृषि और सहकारिता विभाग की जो 100% जो केंद्रीय सहायता से राष्ट्रीय बांस जो मिशन है वो आरंभ कर दिया। और इसमें जो है भारतीय सरकार का कितनी लागत लगी थी, यानी कि ये जो राष्ट्रीय बांस मिशन है ये शुरू किया गया था, तो इसको लेकर भारत की सरकार की कितनी लागत लगी, इसकी जो लागत है 568.23 जो करोड़ है वो लगी थी। और कब शुरू हुआ राष्ट्रीय बांस मिशन, ये शुरू हुआ था 2006 से लेकर 2007 में। तो ये बात ध्यान रखनी है। और इस मिशन के तहत क्या है, 1 लाख हेक्टेयर भूमि जो है, इतनी बड़ी मात्रा में होती है, 1 लाख हेक्टेयर भूमि जो है उस पर बांस लगाए गए थे, जिसके कारण क्या हुआ, आय और रोजगार दोनों का सृजन हुआ। यानी कि आय भी हुई, इनकम भी बढ़ी और रोजगार के उपलब्ध भी हुई, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में अगर जो बांस है वो लगाए गए हैं तो लगाने के लिए भी चाहिए, और बांस लगने के बाद जो कार्य वो भी होंगे, तो इसको लेकर रोजगार भी हुआ। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि जो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है वो भी आपसे पूछे जाते हैं, जो सेक्टर हैं वो भी पूछे जाते हैं। मेनली हम 3 पढ़ते हुए आए हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये 3 हम जो है पढ़ते हुए आए हैं। हम जो इसके अलावा भी हैं वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो प्राथमिक क्षेत्र सिंपल सी बात है, हम जो है इसको कृषि से रिलेटेड करते हुए चलते हैं। जितने भी कृषक या फिर कृषि होगी या फिर कृषि से संबंधित जितने भी सहायक उसकी जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो इसे अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो देखिए, ये जो प्राथमिक क्षेत्र है ये क्या है, आर्थिक क्रियाओं में अगर देखा जाए इस क्षेत्र के अंतर्गत जो प्राकृतिक संसाधन है उनका इस्तेमाल किया जाता है और उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगर हम कृषि करते हैं तो प्राकृतिक जो संसाधन है उन्हीं का तो प्रयोग कर रहे हैं हम वहाँ पर, तो उनका प्रयोग किया जाता है और क्या है, इस्तेमाल करके कुछ नया जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है। तो इसको ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और कृषि या कृषि संबंधित जितनी भी गतिविधियां वो इसी के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एग्जांपल लीजिए, जैसे कि अगर यहाँ पर कपास का ही एग्जांपल दे रखा है तो कपास का ले लेते हैं, या फिर आप कोई भी रॉ मटेरियल ले सकते हैं जो क्या है प्राथमिक क्षेत्र में बनता है और उसे क्या द्वितीयक क्षेत्र में क्या है भेजा जाता है उत्पादन करने के लिए, आपको पता होगा। तो एक तरीके से जो कृषि है यानी कि प्राथमिक क्षेत्र है वो द्वितीयक क्षेत्र के लिए एक तरीके से कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। अगर इसमें विकास होगा तो क्या है, द्वितीयक क्षेत्र में भी विकास होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब जो हमने देखा कृषि तो है, पर कृषि से संबंधित कुछ और गतिविधियां भी है, जैसे कि आपको ध्यान रखना है डेयरी जो हो गया वो भी इसी के अंतर्गत आएगी। मत्स्य जो हो गया यानी कि जो ये डेयरी में जो गाय भैंस वगैरह जो पाली जाती हैं, बकरी वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मत्स्य जो हो गया, मत्स्य पालन किया जाता है वो आ गया। वनों से प्राप्त जो भी चीज़ें वो सारी सारी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगी। तो ये नहीं है केवल आपको कृषि दिया जाए, आपको कुछ और भी दिया जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब हम देखेंगे द्वितीयक क्षेत्र। तो जो द्वितीयक क्षेत्र है उसे देखिए, हमें पता है ये औद्योगिक क्षेत्र इसे कहा जाता है और इसके पीछे यही रीज़न है क्योंकि इसमें क्या है, जो भी हमें प्राकृतिक जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके कुछ नया जो है वो बनाया जाता है, यानी कि उनका विनिर्माण किया जाता है। जैसे कि अगर कपास हो गया, दूध हो गया, इनका विनिर्माण किया जाता है। दूध का जैसे कि अगर दूध मिल रहा है तो उससे मान लीजिए पनीर बना के अगर मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है तो वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा।
गेहूँ मिल रहा है प्राथमिक क्षेत्र से, तो उसे क्या है, उससे उसके द्वारा कुछ भी चीज़ें नई बना दी जा सकती हैं, जैसे कि जो आटे हैं, आटे के जो आपके बिस्किट्स वगैरह हैं वो बना दिए जा सकते हैं। तो देखते ये जो है द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। और इसे जो औद्योगिक उत्पादन है वो क्या है, भौतिक वस्तुओं के उत्पादन से होता है इसमें। इसलिए क्या है, इसके अंतर्गत जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, कपास है, तो कपास के पौधे से अगर रेशा मिल रहा है तो उससे हम क्या सूत काट सकते हैं, कपड़ा बुनते हैं। तो ये आपका द्वितीय क्षेत्र में, और ये बात आपको ध्यान रखनी है, द्वितीय क्षेत्र में आप ये मत सोचिएगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज ही होती हैं, ऐसा नहीं है। घर में अगर हम कर रहे हैं, लघु उद्योग कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आएंगी। कारखाने हो गए, कोई भी कार्यशाला हो गई, या फिर घर भी हो गया, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं। तो देखिए जो तृतीय क्षेत्र है उसमें क्या है, तृतीय क्षेत्र सेवाओं से रिलेटेड है, हमेशा ध्यान रखना है आपको। जो भी आर्थिक रूप से जो भी सेवाएं की जाती है, जैसे कि सेवाओं के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका, कोई भी वित्तीय सेवा की जा रही है जिसमें बैंकिंग आ गया आपका, प्रबंधन जो सलाह है वो दी जा रही है, टेलीफोन सेवा दी जा रही है, सूचना प्रौद्योगिकी की जा रही है, वो सारे आपके तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए इसे क्या है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है इसको। अब देखिए इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र होते हैं, जैसे कि हमें देखेंगे संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र क्या होता है, ये वो क्षेत्र होता है जिसमें सारी की सारी जो गतिविधियां हैं वो क्या एक सिस्टम के द्वारा चलाई जाती हैं। आपको ध्यान रखना है, एक सिस्टम होता है, एक कानून का पालन करके जो है सारी की सारी गतिविधियां की जाती है इसके अंतर्गत, तो इसको ही संगठित क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाता है जिसमें क्या होता है, सारी सारी जो कानून का पालन करके ही जो भी प्रोडक्शन है वो किया जाता है इसके अंतर्गत। तो ये संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें क्या होता है, इस क्षेत्र के अंतर्गत जो श्रमिक हैं उन्हें क्या है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है, यानी कुछ अधिकार दिए जाते हैं, और देश और उद्योग की जो परिपाटी है उसके अंतर्गत जो मजदूरी है वो भी दी जाती है। यानी कि जो श्रमिक हैं उन्हें जो जो भी मजदूरी तय की गई है वो मजदूरी दी जाती है, साथ ही साथ कुछ अधिकार एक्स्ट्रा भी दिए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो कुछ कंपनीज वगैरह होती है उनमें क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी क्या है कुछ पॉलिसीज उनके लिए भी की जाती है, वही चीज़ यहाँ पर बात की गई है। तो जो संगठित क्षेत्र है उनमें क्या है, काम करने वालों की जो श्रमिकों की जो संख्या होती है उसी के अकॉर्डिंग सरकार क्या करती है, कुछ नीतियाँ बनाती है। जैसे कि अगर देखा जाए तो, जैसे कि अगर देखें हम तो मेडिकल के लिए भी जो चीज़ें हैं वो की जाती हैं, तो ये सारी नीतियाँ हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ जो है ये संगठित क्षेत्र जो होता है वो फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत इसको फॉलो करता है, यानी कि इसको मानता है संगठित क्षेत्र। इसी के आधार पर क्या है, ये जो काम है अपना करता है, ये जो संस्थान होती है अपना काम करती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बिजली की सहायता से अगर जो ये संगठित क्षेत्र अगर वो चलाए जा रहे हैं तो वहाँ पर 10 या 10 से अधिक लोग कार्य करते हैं, और बिना बिजली की सहायता से अगर कार्य करवाया जा रहा है, कार्य हो रहा है संगठित क्षेत्र में, तो 20 या 20 से अधिक लोग ही काम करते हैं इसके अंतर्गत। अब हम देखेंगे असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र जैसे कि संगठित क्षेत्र है उसके बिल्कुल ही उल्टा है असंगठित क्षेत्र। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ये एक्ट था आपका फैक्ट्री एक्ट अधिनियम 1948 ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जाता है, और साथ ही साथ जो भी कानून है उनका उल्लंघन किया जाता है इसके अंतर्गत। तो कोई भी सिस्टम नहीं होता, अपनी मनमर्जी से किया जाता है सब कुछ, कानून का उल्लंघन किया जाता है। जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए असंगठित क्षेत्र का, तो जो छोटे दुकानदार हो गए या फिर जो छोटे कारखाने वाले हो गए, मालिक हो गए, वो अपना मुनाफा कमाने के लिए, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या करते हैं, जो मजदूरी पे जो श्रमिक है उन्हें रख लेते हैं, और उन्हें कुछ भी मूलभूत उनके जो अधिकार हो कुछ भी नहीं दिए जाते हैं। तो ये, और ना ही उन्हें सुविधा कुछ उपलब्ध करवाई जाती है इसके अंतर्गत। तो ये असंगठित क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सुविधाओं के अंतर्गत कोई छुट्टी नहीं दी जाती, स्वास्थ्य के प्रति कुछ भी जो भी चीज़ है, जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी अधिकार, वो कुछ नहीं दिया जाता है इनमें। तो ये हो गया आपका। सार्वजनिक क्षेत्र भी आपका इम्पोर्टेंट है इसके अंतर्गत। तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें वो कंपनियां आती हैं जिन्हें क्या सरकार के द्वारा चलाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। आज़ादी के बाद क्या हुआ था, जो भारत है उसमें जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं थी, आपको पता होगा। बहुत अधिक मात्रा में 85% तक जो जनसंख्या है वो हमारी कहाँ पर कृषि में लगी हुई थी। तो इसको लेकर जो सरकार है, क्योंकि अब क्या है, मूलभूत जो वस्तुएँ हैं जैसे कि लोहा, इस्पात, एल्यूमिनियम, खाद, सीमेंट, ये सारे जो कारखाने हैं इनको बनाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पूंजी चाहिए थी। तो इसको लेकर सरकार आगे आई और सरकार ने क्या
किया, सपोर्ट किया इनको। और इसके साथ-साथ जो रेल हो गए, सड़क हो गए, इस विमान हो गए, विमान पतन, इन सबको बनाने के लिए भारी पूँजी चाहिए होती थी। तो इसको लेके सरकार क्या करती है, सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसको उसका निर्माण करती है, उसकी स्थापना करती है। यानी कि अब क्या सरकार क्या करेगी, अब चलाएगी इस चीज़ को। यानी कि जो सीमेंट, एल्यूमीनियम, इस्पात, ये सारी चीज़ें उपलब्ध थी हमारे भारत में, पर अब इसको स्टार्ट करने के लिए, इस्पात उद्योग स्टार्ट करना तो बहुत भारी मात्रा में जो है पूँजी चाहिए। तो कौन लगाएगा पूँजी? तो सरकार ने कहा कि वो लगाएगी पूँजी। तो इसको लेकर सरकार ने कुछ चीज़ें स्थापना भी की है, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड जो है, इसकी स्थापना की गई है। जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन जो है, इसकी भी स्थापना इसी के अंतर्गत की गई है। कि जो निजी अथवा जो गैर सरकारी जो क्षेत्र हैं, अभी हमने सार्वजनिक क्षेत्र देख लिए, अब निजी और जो गैर सरकारी क्षेत्र हैं, यानी कि जिसमें प्राइवेट जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। तो जो कंपनी जो निजी लोगों के द्वारा चलाई जाती है वही होगी, सिंपल सी बात है। इसमें क्या है, जो कंपनी है उसका स्वामित्व तो निजी हाथों में होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो जो टाटा स्टील है वो इसी के अंतर्गत आएगा, रिलायंस पावर भी इसी के अंतर्गत, जिंदल स्टील हो गया, महिंद्रा मोटर्स, हीरो मोटर्स, ये सारे निजी हो गए आपके। तो ये तो आपको पता भी होगा इसके बारे में। अब जो है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूँ। अब जो है आपका जो बैंक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, अब वो सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। जो सिंपल सी छोटी सी जो चीज़ें थी, यानी कि जिसमें आप मार्क्स स्कोर कर सकते थे अगर उसमें से क्वेश्चन आ जाता, तो इसलिए मैंने पहले वो चीज़ें ऐड कर दी, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र, आई थिंक प्राथमिक क्षेत्र को लेकर क्वेश्चन आया हुआ था, वो चीज़ आपकी यहाँ पर उठा के रखी है। अब हम देखेंगे, देखिए, अब जो है आपका भारतीय प्रतिभूतियां और विनिमय बोर्ड, यानी कि इसे हम सेबी कहते हैं। आपको सेबी, आपको ध्यान होगा सेबी, ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपका से शुरू होता है। इसे कहाँ लेके जाऊँ, बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए, जो सेबी है ये आपका से शुरू होता है, और ये शेयर, जो शेयर मार्केट होती है उसके लिए इसका निर्माण किया गया, इसकी स्थापना की गई है। यानी कि सरकार के द्वारा क्या है, सेबी की जो स्थापना है वो कब की गई थी, 12 अप्रैल 1988 में, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद क्या है, 30 जनवरी 1992 में एक जो अध्यादेश है उसके द्वारा इस संस्था को वैधानिक दर्जा भी प्राप्त हो गया था। तो केंद्र सरकार द्वारा संसद में जो कानून जो है पास करवाया गया था 12 अप्रैल 1988 को, और मंजूरी पूरी तरीके से कब मिली इसे, 30 जनवरी 1992 में, जब इसे क्या एक अध्यादेश के द्वारा आधुनिक दर्जा प्राप्त हो गया था। तो ये ध्यान रखना है आपको, सेबी जो है उसे जो है संसद के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा संसद में कब पास करवाया गया, 12 अप्रैल 1988 को। और ये असल तौर में कब पूरी तरीके से हुआ, जब अध्यादेश जारी किया गया 30 जनवरी 1992। ठीक है। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मुख्यालय इसका मुंबई में है, और जो आरबीआई है उसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, मुंबई में है। अब जो है इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो कहाँ कहाँ पर है देश में, तो इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कोलकाता में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है। तो ये तीन जो है आपको ध्यान रखने हैं, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। और ये जो सेबी है वो किस तरीके की संस्था है, ये एक गैर संवैधानिक संस्था है, आपको ध्यान रखना है। अब सेबी के बारे में थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं। जो सेबी है वो शेयर बाजार में क्या करती है, शेयर बाजार में जो कारोबार होता है उसको नियंत्रित करती है, विनियमित करती है। यानी कि जो शेयर बाजार में जो शेयर किए जाते हैं, आपको पता होगा शेयर बाजार जो शेयर मार्केट होती है उसमें क्या होता है, जो निवेश किए जाते हैं, शेयर किया जाता है। तो उसके अंतर्गत क्या है, जो सेबी है एक तरीके से कंट्रोल रखती है उस कारोबार पर। ये जो है ये कंपनियों द्वारा जो भी शेयर बाजार में होने वाली जो भी हेर फेर है उसको रोकने के लिए बनाई गई है। अलग अलग प्रकार के जो कानून हैं वो लागू कर सकती है ये, तो यानी कि लागू करवा सकती है, क्योंकि एक गैर संवैधानिक संस्था है। तो कोई भी कानून है जिससे क्या है, जो शेयर बाजार में कुछ भी हेर फेर हो रहा है, यानी कुछ भी घपलेबाजी हो रही है, तो उसको लेकर क्या है ये कानून पास करवा सकती है। तो सेबी को ये अधिकार दिया गया है, और सेबी का उद्देश्य ही यही है कि जो शेयर मार्केट है उसे सही और सही तरीके से संचालित करना, यानी कि उस पर कंट्रोल रखना। अब देखिए जो शेयर बाज़ार है उसमें, भारतीय शेयर बाज़ार है उसमें जो निवेशक हैं वो
उनका जो विश्वास है उसे बनाए रखने में भी जो सेबी है, ये उसका एक उद्देश्य है कि जो शेयर मार्केट है उसमें क्या होना चाहिए, भारतीय निवेशक जो है इन्वेस्ट जो करते हैं उनका विश्वास रहे शेयर मार्केट में। और संरक्षण प्रदान करने का, यानी कि जो भी निवेशक हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें संरक्षण प्रदान करना है, किसके तहत, सेबी के द्वारा जो है संरक्षण दिया जाता है। सेबी ने क्या किया था, वर्ष 1988 में जो प्रारंभिक पूंजी है 7.5 करोड़ निर्धारित की गई थी सेबी के द्वारा। और इसकी जो प्रवर्तक जो कंपनियां हैं, सेबी की जो प्रवर्तक कंपनियां IDBI, ICICI, ठीक है, IFCI, ये 3 आपको याद रखनी है, ये इसकी में है। अब जो हैं आपके वो स्टार्ट हो जाएंगे, जो बैंक से रिलेटेड जितने भी आपके टर्म्स हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे। तो आपको पता होगा, एक तो परिणात्मक साख नियंत्रण होता है और एक क्या है आपका गुणात्मक होता है, यानी गुणात्मक को आप चयनात्मक भी कहते हैं, ऑप्शनल में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका परिणात्मक होता है, और ये जो है RBI के द्वारा किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, परिणात्मक साख नियंत्रण। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले हम देखेंगे आधार दर, यानी कि बेस रेट आपका। तो ये क्या था, ये अब ख़त्म हो चुका है, पर इसे भी करना इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए, इसके जो अगर देखा जाए RBI के द्वारा जो ये आधार दर है वो कब शुरू किया गया था, वर्ष जो 2010 है उसमें लाया गया था RBI के द्वारा, और बहुत जल्दी इसे ख़त्म कर दिया गया। जो RBI है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है, उसके द्वारा सभी जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनके लिए एक दिशा निर्देश जारी करता था ये आधार दर, आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो RBI है वो ये डिसाइड करता था कि जो न्यूनतम दर है वो कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम दर का मतलब है कि ये जो यहाँ तक की जो दर है वो कितनी होनी चाहिए, यानी कि जिस दर पर जो उधार है वो ग्राहकों को दिया जाता है, जो लोन है वो जो भी ग्राहक, जैसे कि हम जैसे जाते हैं वाणिज्यिक बैंकों में, चाहे SBI में हम जा रहे हों, तो SBI हमें कितनी दर पर क्या है उधार देगा, ये जो है न्यूनतम दर जो है तय की जाती थी आधार दर के द्वारा, यानी कि RBI के द्वारा उसको ही आधार दर या फिर बेंचमार्क कहा जाता था, आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है, ये जो 2010 है इसमें ये जो है ये लागू किया गया था, एक तरीके से अपनाया गया था RBI के द्वारा। और अब इसका स्थान किसने ले लिया है, इसका स्थान ले लिया है सीमांत विधि लागत पर आधारित दर, उधार दर ने। इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये होता क्या है। तो देखिए, सीमांत विधि लागत पर आधारित जो उधार दर है वो होता क्या असल में। तो पहली बात तो इसकी स्थापना कब हुई, क्योंकि अगर हमने उसकी देखी है आधार दर की बेस रेट 2010 में उसकी स्थापना हुई थी, तो 6 साल के बाद 1 अप्रैल 2016 में इसे मंजूरी मिल गई थी, सीमांत विधि लागत पर आधारित उधार दर। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत जो भी रुपए हो गए, यानी कि जो भारतीय रुपए हो गए, ऋण हो गया, ठीक है, नवीकृत जो क्रेडिट सीमाएं हो गई, उनकी जो कीमत है वो तय की जाती है। सीमांत निधि जो लागत है, यानी कि जो रुपया हो गया, ऋण हो गया, लोन जो दिया जाता है बैंकों के द्वारा, और जो भी चीज़ें हैं, इन सब की जो चीज़ें हैं, ये जो भी चीज़ें हैं, इनकी जो लागत है, यानी कि इनकी जो सीमा है कि इस सीमा से ज़्यादा जो है ये नहीं दे सकते हैं लोन, जो भी वाणिज्यिक बैंक है वो लोन नहीं दे सकते हैं, वो सीमा तय की जाती थी RBI के द्वारा, की जाती है अभी भी। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसमें जो है आपको ये 1-2 बातें और ध्यान रखनी है कि इसने क्या है, बेंचमार्क, यानी कि जो ये हमने देखा था अभी, जो आधार जो दर है उसका स्थान ले लिया है। और इसके द्वारा क्या है, जो बैंक है वो क्या करता है, हर माह के आखिर में जाकर क्या करता है, घोषित करता है, एक तारीख होती है, एक डेट होती है, जिसमें जो हर बैंक जो है घोषित करता है कि उसका जो ये सीमांत विधि लागत पर आधारित जो उधार दर है वो कितना चल रहा है। यानी कि उधार दर साफ साफ नाम आ गया, लोन जो दर है वो डिसाइड की जाती है, ठीक है। अब जो बैंक दर है वो क्या होता है, तो ये जो है सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो ऋण को नियंत्रण करने के लिए की जाती है। बैंक दर क्या होता है, तो बैंक दर की बात की जाए तो RBI के द्वारा क्या है, जो बैंक दर है, कहा गया है RBI के द्वारा, बैंक दर का मतलब ही ये होता है कि जिस दर पर क्या है, जो रिजर्व बैंक है या फिर कहा जाए RBI है, वो वाणिज्यिक बैंकों को क्या करता है, बिलों की जो पुनर्कटौती करता है उसको ही बैंक दर कहा जाता है। या फिर कहा जाए कि RBI द्वारा जो वाणिज्यिक बैंक हैं उन्हें दीर्घकालिक जो ऋण दिया जाता है उसको क्या है, बैंक दर कहा जाता है। यानी कि लंबे समय के लिए RBI के द्वारा वाणिज्य बैंकों को जो लोन दिया जाता है उसको क्या है, उसको बैंक दर कहा जाता है। यही बात यहाँ पर बताई गई है। जो ये RBI के द्वारा जो ये बैंक दर जो है वो तय की जाती है,
तो वो क्या होती है, वो एक तरीके की मौद्रिक नीति है। इसके तहत क्या है, जो मनी का फ्लो मार्केट में हो रहा है उसे क्या नियंत्रित किया जाता है आरबीआई के द्वारा। अगर जो बैंक दर है वो ज़्यादा होती है तो मनी का फ्लो मार्केट में क्या होता है, कम होता है। यानी कि अगर क्या है, दीर्घकालिक जो ऋण है, एक वाणिज्यिक बैंक दीर्घकालिक जो ऋण है, अगर वो आरबीआई से ले रहा है तो उसे क्या है, कुछ ना कुछ चुकाना पड़ेगा, यानी कुछ ब्याज दर होगी। तो जो उसके ऊपर ब्याज दर लगाई गई है वाणिज्य बैंकों के ऊपर कि तुम इतना लोन लोगे आरबीआई से तो तुम्हें इतना क्या है, ब्याज देना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ लगाई गई है आरबीआई के ऊपर, अगर आरबीआई बैंक दर को बढ़ा देगा तो इसका मतलब क्या है, जो ब्याज है वो बढ़ जाएगा बैंकों का। यानी कि लोन लेंगे, दीर्घकालिक लोन लेंगे तो ज़्यादा देना पड़ेगा ब्याज। तो ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा तो बैंकों के पास, जो वाणिज्यिक बैंक है उनके पास क्या है, जो मुद्रा है वो कम हो जाएगी, मनी कम हो जाएगी। मनी कम हो गई तो इसका मतलब क्या है, अब क्या है, जो भी ग्राहक उसके पास आएंगे, लोन बहुत कम दिया जाएगा वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा। तो इससे क्या है, मुद्रास्फीति कंट्रोल की जाती है, महंगाई कंट्रोल की जाती है। तो अगर बढ़ा दी गई, बैंक दर बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो मनी का फ्लो वो कम हो जाएगा। अगर बैंक दर कम कर दिया गया तो मनी का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। यही था इसका मतलब कि मेन जो इसमें यही चीज़ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम देखेंगे CRR, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित जो अनुपात है, CRR है, वो क्या होता है। जो CRR है वो एक वाणिज्यिक बैंक क्या करता है, अपनी जितनी भी कुल जमाएँ होती हैं, जो भी उसके पास टोटल जितनी भी जमा होती है, जितनी भी जमा राशि होती है, उसका एक जो निश्चित भाग होता है वो क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों के आरबीआई के पास जमा करता है। यानी कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, आरबीआई के पास अपना कुछ परसेंट जो है, कुछ भी परसेंटेज हो सकता है जो आरबीआई डिसाइड करेगा, तो कुछ परसेंट जो होता है, जितनी भी टोटल जमाएँ हुई हैं वाणिज्यिक बैंकों के पास, एसबीआई को लेकर चलते हैं, एसबीआई के पास जो टोटल जमाएँ हुई हैं उसका कुछ परसेंट आरबीआई को देना पड़ता है। इसके पीछे एक उद्देश्य यही होता है कि अगर बाई चांस ऐसी स्थिति कुछ भी आ जाए जिसकी वजह से बैंकों को एकदम से क्या है, जितने भी ग्राहक हैं उन्हें क्या है, उनका पैसा दोबारा देना पड़ जाए, तो इसको लेकर क्या है, उनके पास धन होना चाहिए। तो इसको लेकर जो आरबीआई है उसने ये नीति बनाई हुई है। तो ये जो परसेंटेज है, कितने से लेकर कितना तक की होगी, 3% से लेकर 20% के बीच में जो है आरबीआई क्या कर सकता है, ये जो CRR है वो डिसाइड कर सकता है। अब जो CRR है वो डिसाइड करने का एक उद्देश्य तो हमने देख लिया। दूसरा उद्देश्य ये है इसका कि आरबीआई अगर CRR जो है अगर वह ज़्यादा कर देता है तो इसका मतलब क्या है, जो यानी कि ज़्यादा कर दिया, मान लीजिए यहाँ पर पहले क्या था, पहले 3% था, जो क्या करना पड़ता था, हर बैंक को, हर वाणिज्यिक बैंक को अपना 3% जो जितनी भी अमाउंट उसके पास जमा हुई है उसे आरबीआई के पास जमा करना पड़ता था। अब आरबीआई ने उसे बढ़ाकर कितना कर दिया, 8% कर दिया। 8% कर दिया तो इसका मतलब अब क्या है, उसे और ज़्यादा जमा जो है वो रखनी पड़ेगी आरबीआई के पास, नगद आरक्षित अनुपात रखना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है, पहले जितना वो लोन दे सकता था अब उसे कम लोन देना पड़ेगा। तो यानी कि जब CRR बढ़ा दिया जाता है तो मनी का फ्लो मार्केट में कम हो जाता है, यानी कि जो लोन है वो कम देना शुरू कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा। ठीक है, अगर यही चीज़ हमने अभी हर चीज़ में यही देखेंगे हम, तो जो CRR अगर वो कम कर दिया जाएगा तो मनी का जो फ्लो है मार्केट में वो ज़्यादा हो जाएगा, लोन ज़्यादा देना शुरू कर दिया जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो रही होंगी सारी चीज़ें। SLR यानी कि संवैधानिक तरलता अनुपात, ये क्या होता है संवैधानिक तरलता अनुपात, इसे वैधानिक तरलता अनुपात भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो अपनी जितनी भी उसके पास कुल जमा होती है, आपको ध्यान रखना CRR पे जितनी भी कुल जमा होती थी, CRR कुल जमा होती थी उसका कुछ परसेंट क्या करता था, वो आरबीआई के पास रखता था। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, CLR में क्या होता है कि अपनी कुल जमाओं का कुछ परसेंट जो है उसे क्या करना पड़ता है, अपने पास रखना पड़ता है। हाँ, SLR में क्या करना पड़ता है, अपने पास रखना पड़ता है, कुछ भाग अपने पास रखना पड़ता है, चाहे वो सोना हो, विदेशी मुद्रा हो, सब जो स्वीकृत प्रतिभूतियाँ हो, वो क्या है अपने पास रखनी पड़ेगी बैंक को, हर बैंक को। तो ये भी, इसके पीछे भी यही जो रीज़न जो मैंने अभी CRR में दिया था, पहला तो मुद्रास्फीति को रोकना, महंगाई को रोकना, और दूसरा जो है कि अगर बाई चांस जो कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है बैंक के सामने कि उसे क्या है, जो मुद्रा है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए जो है ये SLR जो है इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जो SLR है वह क्या है, 0% से लेकर 20% के बीच में रखा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो बस यही है इसमें मेन, अगर SLR ज़्यादा होगा तो इसका क्या है, जो साख प्रवाह है यानी कि जो लोन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर जो है लोन जो है
मान लीजिए अगर लोन कम हो गया तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में मनी का फ्लो कम हो जाएगा, मुद्रास्फीति कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। अगर एसएलआर क्या है, अगर वह कम है, यानी कि कुछ जितने परसेंट सारे बैंकों को अपने पास रखना था अगर वो कम कर दिया जाता है तो वो क्या होगा, इससे जब वो अपने पास मतलब कि उन्हें कुछ ऐसा उन्हें कुछ ऐसा अमाउंट जो है वो अपने पास रखना पड़ता है जिसे ना तो वो लोन के तौर पर दे सकते हैं, ना ही किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इतना जो अमाउंट है वो रखना ही पड़ेगा। आरबीआई डिसाइड करता है ये अमाउंट, जैसे कि हमने देखा 0% से 40% के बीच में। अगर वो कम है तो इसका मतलब क्या होगा, जो मनी का फ्लो है मार्केट में ज़्यादा होगा, अब जो है ज़्यादा लोन दिया जाएगा। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं अगला जो है हमारा, अगला यहाँ पर है सीमांत स्थायी सुविधा। जो सीमांत स्थायी सुविधा है यानी कि एमएसएफ, ये क्या होता है, यानी कि सीमांत स्थायी सुविधा जो होती है वो भी आरबीआई के द्वारा एक मौद्रिक नीति के तहत होती है। ये क्या होता है कि जब जो एसएलआर है उसकी जो भी लिमिटेशन है, जो भी उसकी सीमाएं हैं, उसको दूर करने के लिए एमएसएफ जो है 2011 में आरबीआई के द्वारा लागू किया गया है। इसकी शुरुआत की गई है मई 2011 में। तो एसएलआर की कुछ सीमाएं थी, यानी कि जो एसएलआर क्या था आपका, एसएलआर ये था कि कुछ परसेंट अपने पास रखना होता था, तो उसको लेकर कुछ जो सीमाएं रही हैं तो वो जो है यानी कि जो सरकार है उसे क्या है, कुछ जो सुरक्षा है वो गिरवी रखकर जो विधि द्वारा क्या करना पड़ता था, जो बैंक है वो ले सकते थे लोन। तो कई बार क्या होता था कि जो बैंक है वो क्या करते थे, बहुत अधिक मात्रा में भी लोन ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो CRR है आपका, CRR, रेपो रेट, इन सारी चीज़ों से क्या है, अगर मान लीजिए जो बैंक है, बैंक क्या करता है, वाणिज्य बैंक जो आपके जो आरबीआई है उससे अगर अधिक मात्रा में लोन ले लेता है, जितना भी उन्हें लोन लेने की छूट है तो वो उस बहुत अधिक मात्रा में लोन ले लेता है, जितना भी उनके पास है कि तुम इतना ले सकते हो तो इतना लोन ले लेता है। तो उसके बाद क्या होता है, वो उसे मनी के तौर पर क्या मार्केट में भेजेगा, यानी कि ग्राहकों को देगा लोन के तौर पर। तो इससे क्या होगा, मार्केट में जो मनी का फ्लो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी पर रोक लगाने के लिए जो एमएसएफ है उसका मई 2011 में उसकी शुरुआत की गई है। रेपो रेट, यानी कि जो रेपो दर है वो क्या होता है आपका, रेपो रेट को एक तरीके से हम कह सकते हैं पुनः खरीद। यानी कि इसमें क्या होता है, जो भी प्रतिभूतियां होती हैं उसे इस आश्वासन पर बेचा जाता है, आरबीआई के पास इस आश्वासन पर दिया जाता है, इस आश्वासन पर बेचा जाता है एक बैंक के द्वारा, आरबीआई को दिया जाए या फिर किसी और को, कि समय आने पर जो विक्रेता जो भी उसको खरीद रहा है वो क्या करेगा, उसे एक समय आने पर दोबारा से क्या कर देगा, उन प्रतिभूतियों को बैंक को दोबारा से दे देगा। यानी कि जब बैंक को क्या होता है, लोन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है तो वो क्या करते हैं, वो लोन लेते हैं किन चीज़ों को बेच कर, पुनः खरीद करके। और बैंक रेट में क्या था, जो बैंक रेट है उसमें क्या था, जो वाणिज्यिक बैंक है वो दीर्घकाल के लिए लोन लेते थे, किससे, आरबीआई से, कुछ भी चीज़ नहीं बेचते थे वहाँ पर यहाँ पर रेपो दर को हम पुनः खरीद कहते हैं, रीपर्चेज कहते हैं। यानी कि जो बैंक है वो अपना कुछ भी जो चीज़ है, जो भी प्रतिभूतियां हैं उन्हें क्या कर सकता है, वो बेच सकता है जब उसे क्या है, मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और फिर क्या है, जब उसके पास सफिशिएंट मनी हो जाती है तो उसे दोबारा से खरीद सकता है। तो इसे रीपर्चेज भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ जो है रेपो जो रेट होता है वो अल्पकालिक लोन होता है, अल्पकालिक जो समय के लिए लिया जाता है, यानी कि बहुत कम समय के लिए लिया जाता है। तो ये मेन दो डिफरेंस हो गए बैंक रेट और रेपो रेट के अंतर्गत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और बाकी सबको भी। अब देखिए यहाँ पर रेपो दर के बारे में हमने ये देख लिया। अब यहाँ पर जो मेन बात है आपको ये ध्यान रखनी है, जो रेपो दर होता है अगर वह क्या है, अगर वह बढ़ा दिया जाता है, यानी कि जिस रेट पर क्या है, आरबीआई क्या करता है, लोन देता है अल्पकालिक समय के लिए। दो चीज़ों से लोन लिया जा सकता है, एक तो लोन लिया जा सकता है आरबीआई से, या फिर दूसरा अपने कोई प्रतिभूतियों को बेच कर क्या किया जा सकता है, जो मनी है उसे क्या है, प्राप्त किया जा सकता है बैंक के द्वारा, वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। तो आरबीआई से रेपो दर के द्वारा अगर अल्पकालिक समय के लिए ऋण जो है वो प्राप्त होता है, बैंक रेट में दीर्घकालिक के लिए होता है। तो रेपो रेट जो होता है उसमें अगर आरबीआई से लोन लिया जा रहा है तो आरबीआई कुछ जो ब्याज दर है वो रखेगा। अगर वह ब्याज दर ज़्यादा होगी, यानी कि रेपो रेट ज़्यादा होगा, तो इससे क्या है,
लोन बहुत कम लिया जाएगा बैंकों के द्वारा, लोन कम लिया गया है बैंकों के द्वारा। अगर आप खुद से लेकर चलिए, अगर आप देखिए जो बैंक होती हैं, अगर वो लोन की जो ब्याज की जो दर है वो अगर बढ़ा देती है, तो हम उस टाइम पर जो लोन है अपना नहीं लेते हैं और आगे एक समय के लिए उसे खिसका देते हैं कि हम बाद में ले लेंगे लोन जो लेना है हमें। इसी तरीके से जो बैंक है, हमने जैसे पढ़ा था कि जो आरबीआई और जो वाणिज्य बैंक होते हैं, उन दोनों के बीच में वही संबंध होता है जो हमारा और ग्राहक, हम जो हैं और जो वाणिज्यिक बैंक है उनके साथ हमारा संबंध है, ठीक है। यानी कि जो बैंक वाणिज्यिक बैंक होते हैं आरबीआई के क्या होते हैं, एक तरीके से ग्राहक होते हैं। तो वो क्या है, उससे कुछ परसेंट पर अगर लोन ले रही हैं ब्याज दर पर, और उसे रेपो दर कहा जाता है, जिस परसेंट पे ले रहे हैं वो लोन, तो आरबीआई रेपो दर को बढ़ा देता है, तो लोन क्या है, कम लिया जाएगा। लोन कम लिया जाएगा, जो वाणिज्यिक बैंक है उनके द्वारा लोन कम लिया जाएगा, तो जो उसके पास ग्राहक जा रहे हैं वाणिज्य बैंकों के पास लोन लेने के लिए, वो उसे कम देगा, तो इसकी वजह से मनी का फ्लो मार्केट में कम हो जाएगा। और इसका अपोजिट कर दीजिए, यानी कि अगर क्या है, आरबीआई जो है लोन क्या करता है, ये जो रेपो दर है उसे क्या कर देता है, कम कर देता है, तो मनी का फ्लो मार्केट में ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब आगे देखिए, अब आके आपका रिवर्स रेपो दर। अब जो रिवर्स रेपो दर है, बहुत क्या समझते हैं कि जो रेपो दर है वो क्या होता है, बिल्कुल जो रेपो रेट है उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि रिवर्स का मतलब ही अपोजिट होता है। कि यहाँ पर बहुत क्या है, ये समझ कर बैठ जाते हैं कि वहाँ पर जो रेपो रेट था, आपने देखा जो रेपो रेट था उसमें क्या होता था, उसमें जो बैंक है वो क्या करता है, आरबीआई से क्या करता है, लोन लेता है। तो सब क्या समझ के बैठ जाते हैं, रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा कि जो आरबीआई है वो क्या करेगा, जो बैंक है उनसे लोन लेगा। तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं, तो रिवर्स का मतलब तो पढ़ना ही भूल जाते हैं ऐसा सोचकर कि बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, तभी तो ये नाम रखा गया। तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल लेकर चलिए, बहुत इसका ऐसे कहा जा सकता है बहुत प्रसिद्ध जो एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर आप क्या है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, यानी कि जो बाप होते हैं, यानी कि जो फादर होते हैं, वो क्या करते हैं, आरबीआई इनका बाप है, बैंकों का भी बाप कहा जा सकता है आरबीआई। तो जो हमारे फादर होते हैं, हम उनसे क्या करते हैं, हम उनसे लोन ले सकते हैं, यानी कि पैसे उधार ले सकते हैं, पर हम उनसे, यानी कि हम उनसे जो है पैसे ले सकते हैं, उधार भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि वापस भी लौटाने के लिए ले सकते हैं। पर जो हमारे फादर होते हैं वो हमसे कभी ऐसा लोन लेते हैं, नहीं लेते ना। तो इसी तरीके से आरबीआई क्या है, इनको लोन देता है, पर आरबीआई कभी खुद इनसे लोन नहीं लेता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट में जिस दर पर जो व्यावसायिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, आरबीआई के पास से जो अतिरिक्त कोष होती है वो अपनी जमा करवाते हैं। यानी कि अगर इसको खुद से लेकर चलिए, अगर हम खुद समझ के चलेंगे अपना और जो हमारा संबंध, जो नॉर्मल जो ये बैंक है व्यावसायिक बैंक, उनसे जो संबंध है, हम क्या करते हैं, जब हमारे घर में ज़्यादा मनी हो जाती है, ज़्यादा मुद्रा हो जाती है, या फिर सोना वगैरह कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो अगर ज़्यादा हो जाती है, गोल्ड ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं, उसे जमा करवा देते हैं, क्योंकि हमें सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी उससे, ऊपर से इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा। तो यही चीज़ क्या है, अगर बैंक, जो ये वाणिज्यिक बैंक है, अगर इनके पास क्या है, अतिरिक्त धन कोष है, ज़्यादा धन कोष हो गया है, और कोई लोन लेने भी नहीं आ रहा है इतनी अधिक मात्रा में, तो वो क्या सोचते हैं, अगर हमारे पास ये बैंक में पड़ा हुआ है, हमारे बैंक में व्यावसायिक बैंक जो है उनके पास पड़ा हुआ है, तो इससे तो उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कुछ इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया हम क्या करेंगे, आरबीआई के पास क्या करेंगे, हम जो अपना धन है उसे जमा करवा देंगे। तो वही चीज़ होती है, और उस पर जो ब्याज देता है आरबीआई रिवर्स रेपो रेट की दर पर, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। यानी कि जो भी ब्याज देता है आरबीआई वाणिज्य बैंकों को कि तुम अपना जो धन है मेरे पास जमा करवाओ, और मैं इस ब्याज दर से तुम्हें क्या है, यानी कि जो ये इंटरेस्ट है तुम्हें दूंगा। अगर जो इंटरेस्ट आरबीआई के द्वारा बढ़ा दिया जाता है, तो ये जो वाणिज्य बैंक है ये क्या सोचते हैं, इतने हम लोन देंगे, इतने क्या है, हम अपना जो धन है वो क्या करें, जो आरबीआई है उसके पास जमा करवा देंगे, तो हमें क्या इंटरेस्ट उतना ही मिल जाएगा, तो हम लोन क्यों दें। तो ऐसा सोच के वो उनके पास जमा करवा देते हैं। तो इससे क्या होगा, मनी का फ्लो मार्केट में कम हो जाएगा। जब धन के आरबीआई के पास जमा हो जाएगा, तो मनी का फ्लो मार्केट में कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मुद्रास्फीति के टाइम पर ऐसा किया जाता है। तो इसका अपोजिट आप खुद ही सोच सकते हैं क्या होगा इसका अपोजिट, ठीक। बाजार की जो क्रियाएं हैं वो हमें देखना है। खुले बाजार की क्रियाओं को OMO कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, खुले बाजार की जो क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो आरबीआई है वो क्या करती है, जो भी प्रतिभूतियां होती हैं वो क्या करती है, मार्केट में बेचती है। तो यानी कि बेचती है और खरीदती है, क्रय विक्रय करती है, जो भी उनके पास जो भी प्रतिभूतियां वगैरह हैं, आरबीआई करती है ऐसा।
तो अगर जो है आरबीआई मार्केट में क्या करती है, अगर वह जो प्रतिभूतियाँ हैं वो बेचने के लिए निकाल देती है, तो इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास क्या है, धन है, तो हम उसे खरीदेंगे, इसका मतलब सिंपल सा ये है। तो उस धन को हम खरीदेंगे, तो आरबीआई क्या करेगी, जो प्रतिभूतियाँ हैं मार्केट में निकाल देगी कि ये बिकने के लायक है और तुम क्या इसे ले लो, खरीद लो। तो हम उसे खरीद लेंगे, तो जो हमारे पास धन था, जो हम कहीं और यूज़ कर सकते थे, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति बढ़ सकती थी, अब क्या होगा, हम उस धन से क्या करेंगे, जो प्रतिभूतियाँ हैं उन्हें खरीद लेंगे। तो वो जो धन है हमारा कहाँ पर चला जाएगा, मनी कहाँ पर चली जाएगी, आरबीआई के पास चली जाएगी। जब जो ओएमओ है, यानी कि खुले बाजार की क्रियाएँ आरबीआई के द्वारा ज़्यादा की जाती हैं, तो इसका मतलब क्या है, मनी का फ्लो मार्केट में कम हो जाएगा। अगर आरबीआई के द्वारा जो प्रतिभूतियाँ बेची गई थी, उन्हें दोबारा से खरीद लिया जाता है एक निश्चित समय के बाद, तो उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर हम जो है अपनी प्रतिभूतियाँ जो भी हमने आरबीआई से खरीदी थी, हम उन्हें वापस दे देंगे और जो पैसे आरबीआई है वो हमें वापस दे देगी। तो इससे क्या होगा, इससे जो मनी थी हमारे पास आ जाएगी और हम क्या है, कुछ भी वस्तु अपनी खरीद सकते हैं उससे। तो ये जो है तब किया जाता है जब स्थिति नॉर्मल हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी मुद्रास्फीति के अंतर्गत किया जाता है, खुले बाजार की क्रियाएँ। तो ये ठीक। तो अब जो है हमारी जो टर्म्स थी, जो भी हमारी, वो यहाँ पर ये वाली तो खत्म हो जाती है, यानी कि जो हमने देखी थी अपनी मात्रात्मक वाली जो थी वो हमारी खत्म हो जाती है। अब हमारी गुणात्मक या फिर चयनात्मक इसे कहा जाता है, यानी कि जो बैंक है वो क्या करते हैं, उन्हें एक तरीके का दिशा निर्देश दिया जाता है गुणात्मक के तौर पर। आरबीआई के द्वारा केवल और केवल जो है दिशा निर्देश दिया जाएगा, मानना ना मानना बैंक की जिम्मेदारी। पर अगर जो मात्रात्मक वाली, यानी कि पहले जो हमने जितनी भी टर्म्स देखी थी, आई एम सॉरी, जितनी भी टर्म्स हमने पहले देखी थी, वो सारी की सारी आरबीआई अगर करता है, यानी कि सीआरआर हो गया, चाहे एसएलआर हो गया, चाहे कोई भी जो ये टर्म्स हमने अभी पहले देखी थी, इसमें से कुछ भी लागू करता है, वो सारी की सारी जो है बैंक को फॉलो करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पर ये जितनी टर्म्स हैं, ये बैंक की जिम्मेदारी है, अगर वो करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे। जैसे कि अगर देखें, सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, अपनी राजनीतिक जो विज्ञान है उसी से लेती हूँ, सिविक्स से ही। जैसे कि मौलिक अधिकार है, उसे फॉलो करवाना सरकार की पूरी पूरी जिम्मेदारी है, ठीक है। इसी तौर पर हमारे पहले वाले जितनी टर्म्स थी वो आ गई। अब अगर सेकंड एग्जांपल ले तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं, वो सरकार के द्वारा फॉलो अगर वो करवाना चाहे तो वो करवा सकती है एक कानून बनाकर, और ना करवाना चाहे तो ना भी करवा सके, कोई उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है। तो ये आपका गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आ गया है। इसके अंतर्गत आपका ये प्रत्यक्ष कार्रवाई हो गया, मार्जिन में परिवर्तन करना हो गया, ठीक है। यानी कि अगर मुद्रास्फीति वगैरह बढ़ रही है तो मार्जिन में परिवर्तन किया जा सकता है, जिस मार्जिन में लोन वगैरह दिया जा रहा है। उपभोक्ता साख नियमन हो गया, प्रचार किया जाना, यानी कि जो पढ़े लिखे जो देश होते हैं उनमें क्या है, आरबीआई या के द्वारा प्रचार किया जाता है कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो क्या है, अपना धन जो है वो बहुत कम यूज करना शुरू कर दें। साख की राशनिंग करना हो गया, यानी कि जिस क्षेत्र में क्या है, अगर मान लीजिए कृषि का एक क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, वहाँ पर लोन कम मिल रहा है, जिसकी वजह से वो क्या है, अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो आरबीआई क्या करता है, ऐसा सर्वेक्षण करता है एक तरीके से, और देखता है कि इस क्षेत्र में जो लोन है वो नहीं मिल पा रहा है, तो इसको लेकर क्या किया जाता है, जो लोन है, बैंकों को कहा जाता है कि तुम इन क्षेत्रों को लोन जरूर दो, तो इतने परसेंट लोन देना पड़ेगा, तो इस चीज को करना पड़ेगा उन्हें फॉलो, ठीक है। अब यहाँ पर यानी कि लालच दिया जाता है बैंक को कि अगर तुम कृषि क्षेत्र को इतना लोन दोगे तो तुम्हें ये प्रॉफिट होगा। अगर आपने देखा हो जैसे कि एलआईसी वगैरह हो गया या फिर कुछ और भी जो बैंकिंग वगैरह की हो गई, अगर आपकी कहीं पर भी रिलेटिव्स में या फिर कैसे भी अगर आस पड़ोस में कहीं पर भी देखा हो, तो आपको पता होगा कि लोन दिलाने के लिए क्या करते हैं वो, अगर कोई बैंक में लगा हुआ है तो लोन दिलाने के लिए वो क्या करते हैं कि मैं आपका लोन पास करवा दूंगा, इस तरीके से। क्यों कहते हैं वो ऐसा, क्यों लोन दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इसके पीछे कुछ ना कुछ जो प्रॉफिट है वो हो रहा है, जितने ज्यादा लोगों से लोन दिलवाया जाएगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो यही चीज यहाँ आपकी साख की राशनिंग के अंतर्गत आ जाएगी। हेलो कीर्ति। अब यहाँ पर देखिए जो नैतिक दबाव है, नैतिक दबाव के अंतर्गत जो है एक तरीके से दबाव डाला जाता है बैंकों के ऊपर। अगर मुद्रास्फीति ज्यादा हो गई है तो उनके ऊपर उन्हें कहा जाता है बैंकों को आरबीआई के द्वारा कि तुम क्या करो, जो लोन दे रहे हो उसे कम देना शुरू कर दो। तो ये दबाव डाला जाता है। अब मानना ना मानना उनकी जिम्मेदारी, नहीं मानेंगे तो वो सीआरआर, एसएलआर और भी बहुत तरीके हैं आरबीआई के पास, उनसे करवा लेगी। तो ये चीजें होती हैं। तो ये हमने देख लिया गुणात्मक साख नियंत्रण। इसी के साथ जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स थी हमने सारी देख ली हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स अपनी
ठीक है। निर्धनता यानी कि जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जो निर्धनता है वो करेंगे। बैंकिंग वाला हम पहले भी कर चुके हैं। आपका जो ये जो निर्धनता वाला टॉपिक है, इसमें से भी आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, ठीक है। क्योंकि इसका जो अलग टॉपिक होगा वो तो अलग से डाल दिया जाएगा बाद में, पूरा निर्धनता वाला करवा के। पर यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन सी जो इसमें जो योजनाएं रही हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे हम, कितने टाइप्स की होती है, जो इसमें कर्व आता है यानी कि जो वक्र होता है वो देखेंगे इसमें हम, ठीक है। कौन सा मापदंड है निर्धनता का वो देखेंगे हम इसमें। तो ये सारी चीज़ें देखनी है हमें। इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें, जो भी स्कीम वगैरह हैं जो लागू की गई है निर्धनता को कम करने के लिए, वो चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। फटाफट आप अपने सभी जो दोस्त हैं उन सभी के पास शेयर कर दो और लाइक कर दो। तो चलिए, निर्धनता की बात की जाती है तो आपको नॉर्मली पता है निर्धनता का मतलब गरीबी होता है। पर अगर इसे हम डिफ़ाइन करने की बात करें कि अगर मान लीजिए, क्योंकि डेफिनेशन में से भी आपके जो क्वेश्चन है वो बन जाते हैं, तो निर्धनता यानी कि जो पॉवर्टी है उसे डिफ़ाइन करने की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, कोई भी जो समाज है उसका अगर एक भाग जो है अपनी मूल मानवीय आवश्यकताओं को, यहाँ पर मूल मानवीय आवश्यकता कही जाए या फिर जो बेसिक नीड्स होती है, यानी कि बहुत अति आवश्यक जो हमारी जो आवश्यकताओं की जो वस्तुएं होती है या फिर जो बहुत आवश्यक होती है एक मनुष्य के लिए जीवन यापन करने के लिए। जैसे कि अगर हम राजनीतिक विज्ञान में देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, उसमें हमें क्या है, जो अधिकार की बात की जाती है तो मौलिक अधिकार उनका नाम रखा गया है क्योंकि वो मूल अधिकार है। उनके बिना जीवन यापन करना, अपना जीवन गुजारना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है मूल मानवीय आवश्यकता यानी कि बहुत आवश्यक जो चीज़ें होती हैं अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगी, उन्हें नहीं मिलेंगी, तो वो क्या है, उनका जीवन बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा और उन्हें निर्धनता की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इसके अंतर्गत आपको 2-4 चीज़ें याद रखनी होती हैं। मूल जो यहाँ पर जो मूल मानवीय आवश्यकता है इसके अंतर्गत आपको 2-4 चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान। ये 3 शब्द आपने सुने होंगे, रोटी, कपड़ा, मकान। तो सिंपल, ये हम सिंपल शब्द बोलते हैं पर यहाँ पर रोटी नहीं बोला जाएगा, यहाँ पर पौष्टिक आहार हो जाएगा रोटी से, ठीक है। इस तरीके से याद करना है, रोटी जो है उससे पौष्टिक आहार हो गया। और जो कपड़ा है उससे वस्त्र हो गए, यानी कि जो वस्त्र है पहनने के लिए वस्त्र भी चाहिए। और मकान, मकान यानी कि रहने के लिए कोई ना कोई आवास भी चाहिए। अब इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड कर लीजिए जो मानवीय आवश्यकता के लिए, मनुष्य की जो बहुत ज़्यादा बेसिक नीड्स हैं, तो वो उसके अंतर्गत आप शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, ये चीज़ें और ऐड कर लीजिए, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि जो मानवीय जो आवश्यकता की जो चीज़ें हैं वो कौन सी है, निर्धनता मतलब कि किसी निर्धनता की श्रेणी में रखा जाएगा, ऐसी कौन सी मानवीय आवश्यकता की चीज़ें हैं। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निर्धनता की बात कर ली है तो निर्धनता के प्रकार की बात कर लेते हैं। कहीं पर कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं मुझसे। निर्धनता के प्रकार, निर्धनता जो है वो आपकी 3 टाइप्स की होती है। चिरकालिक निर्धनता, ठीक है, अल्पकालिक निर्धनता और कभी निर्धन नहीं, तो ये होगा। तो 3 प्रकार की होती है। जो चिरकालिक निर्धन होती हैं उसमें कौन आता है, जो निर्धनता रेखा से क्या है नीचे के होते हैं। आपको पता होगा जो निर्धनता है यानी कि कौन व्यक्ति निर्धन है उसे नापने के लिए एक निर्धनता रेखा होती है। यानी कि मान लीजिए ये रेखा अगर इससे नीचे की तरफ कोई होता है तो वो क्या है, वो निर्धन माना जाता है। यहाँ पर अगर कोई है, इस रेखा पर अगर कोई है तो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है बिल्कुल अब इससे थोड़ा सा भी कम हो गया तो वो क्या होगा, निर्धन हो जाएगा। तो ये होता है निर्धनता रेखा, आपको ध्यान रखनी है। और इसमें क्या होता है, चिरकालिक जो निर्धन है यानी कि निर्धनता रेखा से जो नीचे होते हैं, जैसे कि भूमिहीन हो गए, मजदूर हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे आते हैं। भूमिहीन कृषि होगा यहाँ पर, ठीक है, ये सारे के सारे आते हैं। एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको इसके। हम MCQs भी करेंगे इसके साथ, जो बाद में आएगा। अल्पकालिक निर्धन कौन है, तो अल्पकालिक निर्धन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मौसमी निर्धन और अल्पकालिक निर्धन, ठीक है। जो मौसमी निर्धन होते हैं उसमें क्या होता है, मौसमी निर्धन में वे निर्धन व्यक्ति आते हैं जिनमें क्या होता है, या तो वे निर्धन होते हैं या फिर गैर निर्धन जो वर्ग होता है उन दोनों के बीच में रहते हैं। कभी वे गरीब बन जाते हैं और कभी वो ठीक सिचुएशन में आ जाते हैं, तो ये मौसमी निर्धन होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल लेके चले तो आपको पता होगा कि जो ऑरेंज है, संतरे हैं, उसका एक मौसम आता है जब वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होते हैं। ऐसे जो एप्पल हो गई, तो यानी कि जो मौसमी फल जिसे हम कहते हैं, जो मौसम के आने पर ही हमें प्राप्त हो सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं उसके द्वारा अब हम कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, पर वैसे मौसमी फल होते हैं वो। तो यहाँ पर जो मौसमी निर्धन है यानी कि कभी वो निर्धन हो सकते हैं और कभी निर्धन नहीं हो सकते। इसका मतलब है जब उन्हें काम नहीं मिलेगा, बेरोजगार हो जाएंगे तो निर्धन हो जाएंगे, काम मिल गया तो वो क्या, वो ठीक रहेंगे। इसके अंतर्गत आप याद रखिएगा, इसके अंतर्गत आपका जैसे छोटे किसान हो गए, मौसमी मजदूर हो गए, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए,
अल्पकालिक निर्धन, आपको ध्यान रखना है जब अल्पकालिक निर्धन की बात की जाएगी तो यहाँ पर इसके सेकंड पार्ट की बात की जाएगी। तो अल्पकालिक निर्धन में कौन आता है? अल्पकालिक जो निर्धन होती है सामान्यतः निर्धन नहीं होते हैं, ठीक है, परंतु कभी कभी वो क्या निर्धन की श्रेणी में आ जाते हैं, यानी कि वैसे तो वो गरीब नहीं होते पर दुर्भाग्य से कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से वो निर्धन बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जुआरी, जुआरी का मतलब होता है जो जुआ खेलते हैं, आपने देखा होगा जो जुआ खेलते हैं कभी तो उनका जो चांस है बाय चांस वो जीत भी सकते हैं, बाय चांस वो हार भी सकते हैं, उनके लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एग्जांपल इसमें ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आप सभी को यहाँ पर? अब देखिए जो कभी निर्धन नहीं, यानी कि ये जो है निर्धनता के प्रकार के अंतर्गत तीसरा पार्ट है कभी निर्धन नहीं। इसके अंतर्गत वो आते हैं जिनकी क्या है आय निर्धनता रेखा से कभी भी क्या होती है, जिनकी आय निर्धनता रेखा से हमेशा क्या होती है अधिक होती है, वो कभी भी निर्धन नहीं होते हैं। जैसे कि व्यवसायिक जो हो गया, व्यवसाय जो करते हैं, चतुर्थ या पंचम क्षेत्र के जो लोग हैं वो आ जाते हैं इसके अंतर्गत। अब जो है हमें देखना है निर्धनता रेखा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था शॉर्ट में, निर्धनता रेखा जो होती है ऐसी रेखा होती है अगर इससे नीचे कोई चला जाता है तो ये क्या होता है निर्धन की श्रेणी में आ जाता है। तो निर्धनता रेखा को अगर हम और अच्छे से देखें तो निर्धनता रेखा में क्या होता है, कम आय वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी भौतिक आवश्यकताओं को क्या है पूरा नहीं कर पाते हैं। तो भौतिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आपकी वही आ जाएंगी, रोटी कपड़ा मकान जैसी जो मूलभूत आवश्यकताएं वो भी पूरी नहीं कर पाते, बेसिक नीड्स अपनी पूरी नहीं कर पाते हैं, तो वो होगी आपकी निर्धनता रेखा। और जो निर्धनता रेखा है उसके अलग अलग देशों में क्या होता है अलग अलग होती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इतने परसेंट मतलब कि यहाँ पर भारत में डिसाइड की गई है कि ये जो है ये निर्धनता रेखा है तो यूएसए में वही होगी, नहीं। अल्प विकसित और विकसित हर किसी का अपना अलग अलग होता है और हर देश का अपना अलग अलग निर्धनता रेखा होती है। अब यहाँ पर बात की जाए जो निर्धनता रेखा है उसे क्या है प्रति व्यक्ति जो प्रति अगर हम जीवन स्तर की बात करें, आपको पता होगा एक व्यक्ति निर्धन है या नहीं है तो उसे देखने के लिए जीवन स्तर देखा जाता है। जीवन स्तर का मतलब होता है कि अगर आपको पता होगा दो फैमिलीज़ हैं, अगर हम दो परिवार को लेकर चले ए और बी, तो जो ए है अगर हम ए को बी से अगर हम ये कहते हैं कि ए जो है अमीर है या फिर बी अमीर है ज़्यादा, तो हम कैसे देखेंगे? अगर आप अपने रिश्तेदारों को भी देखें, अपने आप को और अपने जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें कंपेयर करने की जो कोशिश करते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि उसने इस महीने या फिर इस साल में उसने क्या है ये जो चीज़ें वो खरीद ली हैं और मैंने ये चीज़ें नहीं खरीदी है तो वो ज़्यादा अमीर है। इस तरीके से हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है जीवन स्तर देखा जाता है, यानी कि जीवन जीने के लिए आपको पता होगा जो भी आवश्यक जो वस्तुएं हैं उससे ज़्यादा अगर हम जो विलासितापूर्ण जो वस्तुएं होती है जैसे कि एसी हो गया और भी जो चीज़ें हो गई जैसे कार वगैरह हो गई, ये जो चीज़ें आपकी विलासितापूर्ण जो वस्तुएं होती है उसमें आती हैं। तो इन चीज़ों पर अगर हम व्यय कर रहे हैं तो हमारा जीवन और भी अच्छा होता जाएगा, बहुत आसानी से हम अपना जीवन यापन करेंगे। तो ये होता है आपका जीवन स्तर। तो जीवन स्तर को देखकर भी जो निर्धनता है उसे देखा जाता है। तो प्रति परिवार जो आय है और जो वह है उन दोनों को क्या है मापदंड माना गया है जीवन स्तर नापने का। आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन आपका टीजीटी सोशल साइंस एग्जाम में पूछा भी गया था कि निर्धनता रेखा को नापने का जो मापदंड है या फिर घटक है वो कौन सा है, और उसमें आपको आय और व्यय जो ऑप्शन है वो दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, या फिर जो सारी चीज़ें वो तो हमें सारी चीज़ें समझनी है, जो मेन फोकस है मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। और इसके साथ साथ ये तो मुख्य मापदंड है, आपको ध्यान रखना मेन जो मापदंड होते हैं, मेन जो घटक होते हैं। इसके साथ साथ जीवन स्तर को नापने के लिए स्वास्थ्य हो गया, कल्याण जो हो गया, स्वास्थ्य कल्याण की चीज़ें होगी, जीवन जो प्रत्याशा है वो हो गया यानी कि कब तक जीते हैं, साक्षरता यानी कि एजुकेशन हो गई, किसी परिवार के बच्चों को ज़्यादा एजुकेट किया गया है तो इसका मतलब उन पर ज़्यादा खर्च किया गया है तो जीवन स्तर अच्छा होगा आगे चलकर उनका। सार्वजनिक जो सेवाएँ हैं वो हो गई, ये चीज़ें भी रखी जाती हैं। अब देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट है जो प्रो अमर्त्य है, आपको ध्यान रखना है। अमर्त्य सेन जो है वो क्या है एक अर्थशास्त्री रहे हैं, नोबेल जो पुरस्कार है वो भी इन्होंने जीता है। तो ये भारतीय थे, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने भारतीय जो अर्थशास्त्री हैं ये इन्होंने कहा है निर्धनता को लेकर, इनका मानना है कि केवल जो निर्धनता है वो केवल आवश्यक जो है, इनका मानना है, चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। इनका मानना है कि केवल यह जानना ही आवश्यक है कि निर्धनों की संख्या कितनी है, यानी कि इनका मानना है केवल ये जानना ही काफ़ी नहीं होगा कि निर्धन है वो कितने हैं, उनके अंदर भी हमें देखना है कि जो निर्धन है उनके अंदर भी हमें देखना है कि वो उनका जो कल्याण है वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। निर्धन जो व्यक्ति हैं केवल ये नहीं देखना कि उनकी संख्या इतनी है, इनका मानना ये है निर्धनता की जो सघनता है, जो मात्रा है वो देखनी है, ये इनका मानना है। और ये क्या कहते हैं,
आय और व्यय जो उपभोक्ता स्तर है या फिर जो पौष्टिक आहार है उसके आधार पर भारत में क्या है निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो भारत में निर्धनता रेखा जो है उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, तो आय और व्यय जो उपभोक्ता स्तर हो गया, यानी कि कितनी आय है और आप कितना व्यय कर रहे हैं उपभोग करने के लिए, यानी कि आप कितना उपभोग कर रहे हैं, यानी कि कितनी चीज़ों पर आप खर्च कर रहे हैं, कितनी आय है किसी व्यक्ति की और कितना वो व्यय कर रहा है। तो उपभोग स्तर देखते हैं और पौष्टिक आहार, ये दो जो चीज़ें हैं वो देखी जाती है भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र जो है, आपको पता होगा यूएनओ भी क्या करता रहता है, निर्धनता जो देश में जो अल्प विकसित हैं या विकसित हैं या फिर जो विकासशील जो देश हैं उनके बीच में देखता रहता है कि कौन सा देश क्या है डेवलप होता जा रहा है, कौन सा विकसित होता जा रहा है, कहाँ पर निर्धनता है कहाँ पर नहीं है, ये चीज़ें देखता रहता है। तो जो संयुक्त राष्ट्र है यूएनओ है, उसने क्या किया था, एक बारी एक जो अंतर्राष्ट्रीय पैनल है, आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय पैनल में अपने अनुशासन में जो गरीबी को, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने माना एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल के अंतर्गत कुछ गठित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय पैनल था, और उसमें उसने माना कि 2030 तक क्या होगा, निर्धनता क्या होगी वो समाप्त हो जाएगी, ऐसा कहना था इसका। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत का देखा जाए तो भारत की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। भारत में क्या हुआ, और भी ज़्यादा जो निर्धनता एक व्यवसाय के तौर पर हो चुके हैं, यानी कि अब क्या, जैसे कि व्यवसाय आमतौर पर हम करते हैं वैसे निर्धनता क्या हो रही है, विकसित होती जा रही है उसके अंतर्गत। अब यहाँ से आपके जो कार्यक्रम है भारत में, जो भी चीज़ें, जो भी कार्यक्रम को, जो भी योजना होगी, जो भी स्कीम्स हो गई, वो सारी की सारी चीज़ें देखेंगी हम, जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में भी, तो यहाँ पर देखिए अंत्योदय अन्न योजना, जो अंत्योदय अन्न योजना है उसकी शुरुआत कब हुई थी ये जानना जरूरी है। तो उसकी शुरुआत दिसंबर 2000 में हुई थी। आप ये ध्यान रखिएगा, जो लास्ट का जो मंथ है दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई थी, जो क्या है 1 करोड़ निर्धन परिवारों के लिए जो शुरू की गई थी, स्टार्ट की गई थी। अब इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, इस योजना के अंतर्गत जो सार्वजनिक वितरण है, यानी कि सार्वजनिक रूप से वितरण किया जाता है अन्न का, क्योंकि अन्न, ये आप देख रहे हैं अंत्योदय अन्न योजना, यानी कि पूरा ये अन्न पर डिपेंड है, यानी कि जो अन्न है, अन्न के अंदर आपके अनाज आ जाते हैं, गेहूँ चावल, तो इसको क्या है सार्वजनिक रूप से उनको बांटा जाता है, वितरण किया जाता है इसका। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जो बीपीएल जो परिवार हैं उनमें भी सबसे जो निर्धन वाले जो परिवार आते हैं उन्हें क्या है, उन तक इनकी पहुंच होती है। यानी कि बीपीएल जो परिवार है, केवल आपको पता होगा बीपीएल के जो कार्ड है, राशनिंग जब की जाती है उसमें बीपीएल जो कार्ड बनवाए जाते हैं, तो उसमें भी जो सबसे नीचे जो है बीपीएल में भी उनको लिया जाता है और उनमें क्या है, उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त होता है। और इसमें जो सब्सिडी है वो दी जाती है उन परिवारों को जो बीपीएल में भी क्या है बहुत नीचे की स्थिति प्राप्त है उसमें भी। और इन्हें क्या है, 2 रुपये प्रति जो है, इन्हें 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से इन्हें गेहूं और 3 रुपये जो प्रति किलोग्राम की दर से इन्हें क्या है चावल दिए जाते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, कितने से कितने प्रति दिए जाते हैं। तो 2 रुपये प्रति किलोग्राम पर गेहूं और 3 रुपये प्रति ग्राम पर चावल दिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो 2.50 जो करोड़ परिवार हैं उन्हें क्या हुआ है, उन्हें इस अंत्योदय अन्न योजना के तहत बहुत लाभ हुआ है। तो कितने करोड़ परिवारों को लाभ हुआ ये भी ध्यान रखना है। एक मिनट। तो देखिए अब आगे है हमारी अगली योजना है, ये एक तरीके से मिशन है, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये भी सारी की सारी चीज़ें हम भारत की देखेंगे। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका जो मिशन है ये क्या है, ये 3 जून 2001 में क्या है प्रारंभ हुआ था, स्टार्ट हुआ था 2011 में प्रारंभ हुआ था। 3 जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये प्रारंभ हुआ था। इसके अंतर्गत क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जो स्वयं सहायता समूह हैं उन्हें क्या है बहुत अधिक सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, स्वयं सहायता समूह को मजबूत करने के लिए बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में चला, उन्हें मजबूत करने के लिए, और उसके माध्यम से क्या है निर्धनों को जो है निर्धनता से बाहर निकालने के लिए जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अब देखिए आपको ये वाला जो नेक्स्ट वाला है ये तो आपको पक्का याद होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपने देखा होगा दिल्ली के स्कूलों में क्या है कि जो ये स्कूल हैं उनमें जो मिड डे मील जिसे नाम दिया गया, मिड डे मील जो है वो बांटा जाता था या बांटा जाता है, अभी बांटा जाता है। तो ये वही है मध्य आहारण भोजन कार्यक्रम, जिसका अब नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। जो पीएम मोदी हैं उन्होंने इसका नाम चेंज करके नेशनल स्कीम फॉर
पीएम पोषण स्कूल्स, ये पूरा नाम इसका याद कर लीजिए। पहले मिड डे मील से चल जाता था, अब जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सभी के लिए, जिसका जो भी चीज़ें चेंज हुई है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो जो नेशनल स्कीम फॉर पीएम पोषण स्कूल्स है, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या है, जो प्राथमिक जो भी स्कूल हैं, जो भी विद्यालय हैं, उनमें जो विद्यार्थी हैं उन्हें क्या है, ये जो भोजन है ये दिया जाता था। और ये क्या है, 15 अगस्त 1995 में शुरू हुआ था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। और इसके तहत क्या है, ये इसका उद्देश्य क्या रहा था, इसका उद्देश्य यही रहा था कि स्कूलों में जो बच्चे वो नहीं आते थे, तो उन्हें एक तरीके से लालच दिया जा रहा था कि वो स्कूलों में आए। तो स्कूलों में दाखिलों को बढ़ाना और साथ साथ स्कूली जो शिक्षा है उसे अधूरी छोड़ देते थे जो विद्यार्थी, उन्हें क्या है एक तरीके से हतोत्साहित करना, यानी कि उन्हें प्रोत्साहन करना कि तुम स्कूल में आओ, कोई ना कोई एक रीज़न होना चाहिए। तो ये है, और कक्षाओं में जो विद्यार्थी वो उपस्थित रहे, ये भी इसका एक रीज़न रहा था। जो रही है ये भी बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। अब यहाँ पर एक बात आती है, एक तो मनरेगा होता है और एक नरेगा होता है, आपको ध्यान रखना है। मनरेगा और नरेगा दोनों के दोनों एक हैं, आपको ध्यान रखना है। जो मनरेगा है उसमें महात्मा गांधी जो है स्टार्टिंग में आ जाता है MC, और जो नरेगा है उसमें यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो ये नरेगा के बारे में पहले हम देखेंगे, नरेगा और मनरेगा दोनों में एक ही चीज़ होती है, 100 दिनों के लिए जो गारंटी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, हम क्या है आपको रोज़गार उपलब्ध करवाएंगे। यानी कि चाहे गवर्नमेंट किसी प्रकार का कोई भी रोज़गार उपलब्ध करवाए, वो क्या है हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हमें क्या है, अगर हमें रोज़गार चाहिए तो ये नहीं कहेंगे कि हमें क्या है, हम इतने पढ़े लिखे हैं तो हमें जो है यही रोज़गार चाहिए, मुझे तो यही रोज़गार चाहिए। जो ऐसी भावना रखेंगे, जो ऐसा कहेंगे, वो क्या बेरोज़गार नहीं है, यानी कि वो खुद से बेरोज़गार हैं, वो बेरोज़गार की श्रेणी में नहीं रखे जाएंगे सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से बेरोज़गारी जो है, बेरोज़गार की श्रेणी में केवल उन्हें ही रखा जाएगा जो क्या काम करने के इच्छुक है और काम करने के लिए सक्षम है, उन्हें ही रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक्ट है, यानी कि नरेगा भी बोल सकते हैं इसे, नरेगा जो है, नरेगा 2004 में संसद के द्वारा जो था 2004 में, इसका पूरा नाम यही है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2004। तो इसे क्या है संसद के द्वारा सितंबर 2005 में क्या पारित कर दिया गया था। तो कब पारित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सितंबर 2005 में पारित किया गया। और कब लागू हुआ, यानी कि कब इसकी शुरुआत की गई, तो इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 में की गई थी। और महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम है, ये पूछा जाता है तो यहाँ पर भी कई बार क्या है आपको यही मिल जाता है, 2 फरवरी 2006। तो जैसे MCQ आएगा तो उसमें हम देखेंगे और भी डिटेल में। तो यहाँ पर देखिए, इसकी शुरुआत जो है मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी, और कहाँ पर, आंध्र प्रदेश जो राज्य है वहाँ पर की गई थी। आंध्र प्रदेश के अंदर भी जो बंदापाली गाँव है उसमें की गई थी, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें क्या है, प्रत्येक परिवार के जो वयस्क सदस्य हैं उन्हें वर्ष में 1 वर्ष के अंतर्गत न्यूनतम 100 दिनों के लिए, कम से कम 100 दिनों के लिए, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो गाँव हैं, उस एरिए के जो लोग हैं उन्हें क्या है, वयस्क जो होंगे, वयस्क का मतलब आपको पता होगा जो काम करने के लिए 18 साल से ज़्यादा के होते हैं, 18 साल से ज़्यादा। तो जो वयस्क सदस्य हैं उन्हें क्या होगा, चाहे वयस्क में OBC आए, SC आए, ST आए या फिर जर्नल आए, सबको ये प्राप्त होगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है बात। तो जो वयस्क सदस्य हैं उन्हें क्या है, कम से कम 100 दिनों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा दे सकती है गवर्नमेंट अपनी तरफ से, पर कम से कम गवर्नमेंट को 100 दिनों के लिए क्या है उन्हें रोजगार देना पड़ेगा, ये गारंटी दी गई थी इसके अंतर्गत। तो ये हो गया। एक दो बातें और हैं यहाँ पर मनरेगा को लेकर, देखिए। तो जो मनरेगा है उसके अंतर्गत क्या है, कुछ जो क्रियाकलाप है वो शामिल किए गए हैं। कौन कौन से, जैसे कि जल संरक्षण हो गया और जल संभरण हो गया, ये जो क्रियाकलाप है वो शामिल किए गए हैं। सूखे से बचाव के लिए ये जो क्रियाकलाप है वो है सिंचाई सुविधा होगी, वन रोपण हो गया, पारंपरिक जो जलाशय हैं वो हो गए, जो निवनीकरण हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। सभी मौसम में जुड़ाव के लिए ग्रामीण सड़क का निर्माण हो गया, यानी कि 100 दिनों के लिए जो गारंटी जो दी जाएगी रोजगार की, तो इसमें से किसी भी काम में क्या है सरकार उस वयस्क जो भी सदस्य होगा उसे क्या है लगा सकती है। इसके साथ साथ भारत निर्माण के अंतर्गत निर्माण कार्य और कोई भी अन्य कार्य हो सकता है भारत से रिलेटेड, और इसके लिए क्या होता है, जो राज्य सरकार होती है वो क्या परामर्श देती है केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार क्या होती है उसी के द्वारा अधिसूचित किया जाता है ये कार्य। तो ये होंगे, ये क्रियाकलाप किए जाते हैं। अब देखिए, जो खाद्य गारंटी
योजना है ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो गारंटी नहीं, सॉरी, खाद्य क्रेडिट जो योजना है उसके ये कब स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई 2007 से 2008 में। तो ये पूछ लिया जा सकता है। जो खाद्य क्रेडिट योजना है 2007 से 2008 में शुरू हुई थी। मैं डबल बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको याद हो जाए, एक बार में ना हो तो दोबारा से याद हो जाए। और इसके अंतर्गत क्या है, एक जो पायलट परियोजना है उसके अंतर्गत ये संचालित की गई थी। और इसमें क्या है, जो केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है उसके द्वारा ये जो नई योजना है वो शुरू की गई थी, यानी कि खाद्य क्रेडिट योजना। इसके माध्यम से क्या होता है, इस खाद्य क्रेडिट योजना के माध्यम से क्या होता है कि जो निर्धन परिवार होते हैं उनके लोगों को क्रेडिट पर जो खाद्यान्न है वो क्या है उपलब्ध करवाया जाता है, यानी जो भोजन है, जो खाद्यान्न से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो उपलब्ध करवाई जाती है। अब यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, तो ये जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है ये कब प्रारंभ हुई थी? ये 25 सितंबर 2015 में शुरू हुई थी। आप इसे एक बार रिवाइज़ और करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाएगा। और आपको क्या है, डेली रिवाइज़ करना जब तक आपका एग्ज़ाम है, 2-3 दिन ही रह रहे हैं वैसे तो आप क्या करेंगे, डेली आप एक बारी सुबह और एक बारी शाम को जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसे रिवाइज़ करेंगे तभी याद रहेगा। तो ये 25 सितंबर 2015 में जो ग्रामीण और जो शहरी गरीब हैं उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए ये जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है वो शुरू की गई थी। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है ये कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 1 अक्टूबर 2007 में। आपको ध्यान रखना है। और ये असंगठित जो क्षेत्र हैं उनमें क्या है, गरीब कामगार जो हैं इनके लिए शामिल किया गया था। देखिए आगे है, चलो गाँव की ओर कार्यक्रम। ये भी जो है ये भी स्टार्ट किया गया था निर्धनता को दूर करने के लिए। इसमें क्या है, 8 फरवरी 2006 को जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसके द्वारा शुरू किया गया था। 8 फरवरी 2006 राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया था चलो गाँव की ओर कार्यक्रम। इस योजना के तहत क्या था, जो ग्रामीण महिला हैं उनमें जागरूकता पैदा करनी थी। कि किस चीज़ को लेकर जागरूकता पैदा करनी थी? कानूनी अधिकार हो गए, निःशुल्क जो कानूनी सहयोग हो गया, वह जो आर्थिक जो सामाजिक उदार के लिए जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में परिचित करवाना था। और ये जो कानूनी अधिकार वगैरह हैं उनके बारे में इनको परिचित करवाना था। यानी कि बेसिकली ये किसके लिए थी? चलो गाँव की ओर कार्यक्रम जो था ये किसके लिए था? महिलाओं के लिए था। कब शुरू किया गया? 8 फरवरी 2006 में। इसीलिए मैं कहती हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो जिसने नहीं किया है। अब देखिए निर्धनता हेतु जो माप है, यानी कि निर्धनता को मापने के लिए क्या चीज़ें हैं? तो निर्धनता को मापने के लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो निरपेक्ष निर्धनता जो होती है और एक सापेक्ष निर्धनता होती है। इन दोनों को मापने के लिए जो अलग-अलग मापदंड होते हैं। निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है पहले ये समझना होगा, फिर इसका मापदंड क्या है वो देखना पड़ेगा। तो निरपेक्ष जो निर्धनता है उसमें क्या होता है, सभी व्यक्ति जो है न्यूनतम उपभोग स्तर जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, यानी कि जो बेसिक नीड्स होती हैं वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती हैं। ठीक है, निर्धन इसी के तहत वो निर्धन होते हैं। और भारत में अगर देखा जाए तो भारत में क्या है, यही चीज़ देखी जाती है कि जो न्यूनतम उपभोग स्तर तक जो व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है उसे निर्धन मान लिया जाता है भारत में। तो ये चीज़ होती है भारत में। या फिर अल्प विकसित जो ज़्यादातर देश हैं उन्होंने भी जो निरपेक्ष निर्धनता है वो अपनाई गई है कि ये जो है मतलब कि ये देखा जाता है कि जो उपभोग स्तर है वो किस किस को प्राप्त हो रहा है और किसको नहीं हो रहा है। जिसको नहीं हो रहा है वो निर्धन मान लिया जाता है। तो ये तरीका अपनाया जाता है। अब देखिए सापेक्ष निर्धनता क्या होती है। सापेक्ष निर्धनता में जो उच्च आय वर्ग और जो निम्न आय वर्ग होते हैं, यानी कि जो ज़्यादा कमाते हैं और जो कम कमाते हैं, इनकम के बीच में क्या किया जाता है, तुलना की जाती है, डिफरेंस किया जाता है। यहाँ पर ये देखा जाता है कि असमानता कितनी है, इनइक्वालिटी कितनी है, यानी कि ये ए है और ये बी है। ये जो है ये ज़्यादा इनकम है इसकी और इसकी कम इनकम है, तो इन दोनों के बीच में जो असमानता है वो देखी जाती है। और इसे नापने के लिए जो सापेक्ष निर्धनता है इसका मेज़र करने के लिए 2 चीज़ें अपनाई गई हैं। एक तो गुणांक, गिनी गुणांक है, और दूसरा जो है लोरेंज वक्र या फिर लोरेंज कर्व है, आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों के दोनों आपस में रिलेट करते हैं। जो लोरेंज कर्व है वो क्या कर्व के द्वारा जो है आपको बताया जाता है, ये इस तरीके से होता है, कर्व के द्वारा बताया जाता है। और जो गिनी गुणांक होता है वो इसका एक तरीके से मैथमेटिक्स है, यानी कि एक तरीके से फॉर्मूले के द्वारा निकाला जाता है। तो हम दोनों चीज़ें देख लेते हैं डिटेल में, फिर पता चल जाएगा। और ये वाला जो टॉपिक है ना आपका लोरेंज कर्व और गिनी गुणांक वाला, गिनी कोफिशिएंट बोला जाता है इसे इंग्लिश में, जिससे टर्म्स में प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ इंग्लिश में भी। तो यहाँ पर जो, क्योंकि इकोनॉमिक्स कई बार हम इंग्लिश में भी लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी का भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें आपका नॉलेज के उससे पूछ लिया जाता है, ये वाला जो टॉपिक होता है।
मैंने देखा है काफ़ी बार ऐसे टॉपिक जो हैं आ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोरेंज जो कर्व है उसकी बात करें, लोरेंज वक्र की बात करें, तो यहाँ पर ये जो इसका वक्र है एक तरीके से, इसमें देखिए इसमें क्या है, आय विषमता ज्ञात की जाती है। आय यानी कि इनकम जो इनइक्वालिटी है वो देखी जाती है, इनकम जो असमानता है वो देखी जाती है। जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पर जो है इसमें इसे क्या है वर्ष 1905 में विकसित किया गया था, आपको ध्यान रखना है। और ये किसके द्वारा किया गया था, ये जो मैक्स ओ लोरेंज है उसके द्वारा किया गया था। मैक्स ओ लोरेंज के नाम पर ही इसका नाम लोरेंज वक्र रख दिया गया है। ये जो है एक तरीके का वक्र होता है, इसमें 3 टाइप के वक्र बनते हैं, तीनों के तीनों हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए वैसे तो ये वाला वक्र होता है, ये जो है आपकी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये लाइन स्ट्रेट वाली लाइन दिखाई गई है, यानी कि बी डी जो दिखाया गया है आपका, ये बी है और ये डी है, ये जो है ये लोरेंज की लाइन है, यानी कि निरपेक्ष समता रेखा है। यानी कि इस रेखा पर अगर किसी भी देश का ये रेखा पर अगर बनता है, ये कर्व बनता है, यानी कि स्ट्रेट ऐसे बनता है, तो उसमें क्या है समानता है। अगर इससे जितना दूर होते चले जाएंगे, जितना भी दूर होते चले जाएंगे, उतनी असमानता क्या है बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो वाला जो एरिया है अंदर का, ये शेडेड एरिया अगर मैं कह दूँ, ये वाला जो एरिया है पूरा का पूरा, यहाँ पर इतनी जो है ये असमानता है। अगर मैं कहूँ इससे इस साइड चले गए तो असमानता और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखा जाता है हमारा जितनी भी हमारी जो पॉपुलेशन है वो इस साइड लिखी जाती है, और इस साइड जो होता है, इस साइड हमारी आय इनकम लिखी जाती है। पॉपुलेशन जो होती है जितनी होती है उस पर जो आय होती है बहुत ही कम होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देश में किसी एक वर्ग को बहुत अधिक मात्रा में आय मिल रही है और किसी एक वर्ग को बहुत ही कम मात्रा में आय मिल रही है, तो इसका मतलब इनइक्वालिटी, असमानता है। इसमें भी 2-4 चीज़ें होती हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर ये मैं कहूँ, 1 मिनट ये थोड़ा सा गलत हो गया, देखिए इस तरीके से अगर ये है, ये वाला है, तो इसमें अगर मैं कहूँ ये जो इस साइड है, तो इस साइड से ये इस साइड चला जाता है, खिसक जाता है ये इस साइड से इस साइड, तो इसका मतलब क्या है, जो असमानता है वो बढ़ रही है। अगर जो लोरेंज कर्व है वो आपका इस साइड से इस साइड खिसक रहा है, यानी कि अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो इनइक्वालिटी वो कम होती जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर जो लोरेंज कर्व है वो इस तरीके से जाकर यानी कि एक दूसरे को कट कर देते हैं, तो इसका मतलब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये वाला जो था, ये वाला जो है, ये क्या है, इसमें असमानता कम है या ज़्यादा, या फिर इसमें असमानता कम है या ज़्यादा, क्योंकि पहले ये क्या है, पहले इसमें असमानता ज़्यादा थी और फिर इस वाले साइड आकर इसकी जो असमानता है वो कम हो गई। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये है आपका लोरेंज कर्व। अब जो गिनी गुणांक है उसके बारे में देख लेते हैं। तो गिनी गुणांक जो है आपका, देखिए ये जो गिनी गुणांक है ये वर्ष 1912 में किसके द्वारा किया गया, इटलियन जो सांख्यिकविद हैं उनके द्वारा किया गया, क्योंकि ये मैथमेटिक्स पर बेस है। आपको पता होगा गिनी गुणांक, हम जो है मैथमेटिक्स की बात नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि हमें यहाँ पर मैथ्स के जो फॉर्मूलेज वगैरह वो नहीं पूछे जाएंगे, हम बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही देखेंगे इसमें। तो जो कोरेडो गिनी है, उन्हीं के नाम पर गिनी गुणांक यानी गिनी कोफिशिएंट जो है ये रखा गया है, इसका नाम, इन्होंने ही इसको विकसित किया था। इसमें क्या होता है, यह है जो है मैंने जैसे आपको बताया, इनका रिलेशन होता है गिनी कोफिशिएंट का लोरेंज कर्व के साथ, एक जो रिलेशन है, एक संबंध है, वो क्या है वो अब हम देखेंगे। जो लोरेंज वक्र है उसमें जो क्षेत्रफल और जो काल्पनिक समता रेखा हमने देखा था कि इस तरीके से है, जस्ट अ सेकेंड, इस तरीके से था। ये हमारी ये वाली जो लाइन है ये आपकी क्या है, काल्पनिक समता रेखा है, यानी कि इक्वालिटी वाली लाइन है, लोरेंज कर्व है ये जो बीच में से लाइन गई हुई है। तो और यहाँ पर हमने देखा था कि इस तरीके से अगर किसी देश का बन रहा है, ये गोलाई में होगा थोड़ा, तो ये वाला जो एरिया है, ये मैंने शेडेड जो किया है, वो आपका गिनी कोफिशिएंट के अंतर्गत आएगा, आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर इसका जो मान है, यानी कि अगर कैलकुलेट किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया गिनी गुणांक एक मैथमेटिक्स फॉर्मूले के तहत है, तो जो फॉर्मूला है वो मैं डिस्कस नहीं करूँगी, वो तो आपसे नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर कहा जाए, यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले के द्वारा गिनी कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है उसके द्वारा अगर निकाला जाता है और उसके बाद 0 आता है, ये 0 या फिर 0 से 1 के बीच में आता है, आपको ध्यान रखना है। अगर इसका जो मान है वो 1 आ गया है तो वो क्या होगा, वो अधिक विषमता होगी वहाँ पर।
अगर क्या है, अगर इसका शून्य आ गया है तो वहाँ पर क्या है, विषमता न्यूनतम होगी, जीरो होगी, यानी कि इनइक्वालिटी जीरो होगी वहाँ पर। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब देखिए जो गिनी गुणांक है उसमें अगर 100 जो है 100 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है, तो उसके बाद गिनी सूचकांक निकल कर आ जाता है। तो ये यहाँ पर कवर हो गया। अब एक दो चीज़ें और रह गई हमारी भारत से संबंधित। तो भारत में जो निर्धनता है उसका अध्ययन सबसे पहले, यानी कि निर्धनता कितनी है कितनी नहीं है भारत में, इसकी सबसे पहले जो चीज़ है किसने ट्राई करके देखा, तो सबसे पहले जो इसका अध्ययन है 1870 में, स्वतंत्रता से पहले की बात है, आपको ध्यान रखना है। दादा भाई नौरोजी ने क्या है, जीवन निर्वाह के लिए एक जो लागत सिद्धांत है वो निकाला था, उसके तहत किया गया था, आपको ध्यान रखना है। तो अगर पूछा जाए स्वतंत्रता से पहले किसने किया तो ये हो गया, या फिर साफ साफ पूछा जाए कि सर्वप्रथम किसने किया तो ये हो गया। और हमारे ऑप्शंस पे वो होता है ऑप्शन, अगर ये नहीं दिया गया है और ये दे दिया गया है स्वतंत्रता के बाद वाला, तो वो ठीक हो जाएगा हमारा। तो स्वतंत्रता से पहले 1870 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, जीवन के निर्वाह लागत सिद्धांत के द्वारा। अब अगर देखिए हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद भारत में जो गरीबी है उसका अध्ययन करने के लिए सबसे पहले जो प्रयास है BS मिन्हास जो है उन्होंने किया था, BS मिन्हास। और कब किया था, कब से लेकर कब तक, उन्होंने वर्ष 1958 से 1959 और 1967 से 68 के बीच में जो भी समय रहा है उसमें क्या है, इन्होंने जो ग्रामीण जो क्षेत्र है उनमें जो निर्धन है इन्होंने कहा, यानी कि इसके ये जो समय रहा इसमें इन्होंने जब अध्ययन किया कि कौन निर्धन है और कौन नहीं है, तो इन्होंने क्या है इसका जब कंक्लूजन दिया कि कौन निर्धन है, कितने निर्धन है, कितने प्रतिशत, तो इन्होंने कहा, यानी कि BS मिन्हास ने कहा कि जो ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें क्या है निर्धन की जो संख्या है वो कम हुई है, ऐसे संकेत इनको प्राप्त हुए। पर इनके बिल्कुल अपोजिट जो है PD ओझा जो है वो भी भारत के ही हैं। इन्होंने क्या है PD ओझा और प्रणव, ये दो नाम याद रखने हैं। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ग्रामीण जो निर्धन है उनकी जो संख्या है, उनका जो अनुपात है निर्धनों का वो बढ़ता हुआ इनको लगा, तो इनके अपोजिट का है बिल्कुल। तो इसमें से आपको बस यही क्वेश्चन मिल सकता है कि जो सर्वप्रथम जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने अध्ययन किया है गरीबी को लेकर, और स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले किसने किया है। एक और बात है यहाँ पर, इसके बाद जो है इसके बाद इन्होंने दांडेडकर जो है इनके द्वारा और रथ के द्वारा 1960 जो है 1960 से 61 और 1967 से 68 के बीच में क्या है दोबारा से किया गया था। और इनके द्वारा क्या है, इनके द्वारा कहा गया कि जो नगर है, इनके जो शहर हैं और जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उन दोनों में जो गरीबी है वो स्थिर है, ना तो ज़्यादा है ना ही कम है। अब देखिए भारत में किस तरीके से जो निर्धनता है उसका आकलन किया जाता है, उसे मेज़र किया जा सकता है। तो उसके लिए भारत में जो है योजना आयोग बनाया गया है, आपको ध्यान रखना है। योजना आयोग क्या किया था उसने 1970 के दशक में योजना आयोग ने क्या किया था, निर्धनता का आकलन करना शुरू कर दिया था। और यह जो है किसकी मदद से करता है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो है संगठन उसकी मदद से करता है, यानी कि NSSO। तो अगर देखा जाए भारत में निर्धनता का जो मेज़र है वो किसके द्वारा किया जाता है, NSSO के द्वारा किया जाता है। और ये क्या करता है, NSSO जो है वो क्या करता है, जो घरेलू उपभोक्ता व्यय है उसे देखता है, और जो इससे संबंध में जो आयोजित पंचवर्षीय व्यापक नमूना सर्वेक्षण है उसके आधार पर करता है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर यही बात है, योजना आयोग जो है उसने कब शुरू किया निर्धनता का आकलन करना, और किसकी मदद से करता है, NSSO की मदद से करता है। अब जो योजना आयोग है उसने एक और चीज़ की थी निर्धनता को लेकर, उसने एक जो टास्क फोर्स है वो जो है टास्क फोर्स का गठन किया था इसने, और इस जो ये टास्क फोर्स है उसने एक रिपोर्ट जारी की थी, और इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति जो है, यानी कि अगर बेसिकली कहा जाए भारत में निर्धनता किस तरीके से देखी जाती है, नापी जाती है, तो हम देखते हैं कैलोरी को लेकर, आपको ध्यान रखना है। तो कैलोरी को लेकर देखा जाता है कि प्रति व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में अगर एक जो व्यक्ति है उसे कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए, अगर उससे कम मिल रही है तो वो क्या निर्धनता रेखा में आता है, निर्धनता के अंतर्गत आता है, गरीबी में आता है। यानी कि ग्रामीण जो क्षेत्र है उसकी 2400 रखी गई, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पॉइंट लग गया, पॉइंट हटा लीजिएगा, 2400 जो है वो रखी गई है
कैलोरी प्रतिदिन की, हर रोज़ाना दिन की। और अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसकी क्या है 2100 कैलोरी रखी गई है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर किस तरीके से याद रखेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें बहुत ताकत वाले काम किए जाते हैं, जैसे कृषि हो गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए वहाँ पर जो है कैलोरी अधिक रखी गई है और शहरी क्षेत्रों में कैलोरी कम रखी गई है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जो ये जो है यहाँ पर सहस्त्राब्दी विकास जो लक्ष्य है, इसे एमडीजीएस कहा जाता है। ये जो एमडीजीएस है ये क्या है, यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो यूएनडीपी है उसके द्वारा ये जो था, आपको ध्यान रखना है, ये एक तरीके का जो गोल है वो डिसाइड किया गया था। यूएनओ है उसके अंतर्गत एक जो गोल है डिसाइड किया गया था कि 2015 तक हम क्या है, ये जो 10 लक्ष्य हैं, 10 लक्ष्य रखे गए थे, इन 10 लक्ष्य वो प्राप्त करेंगे, ऐसा किया गया था एमडीजीएस के अंतर्गत। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो क्या करता है, यानी कि यूएन जो है वो वर्ष 2010 में जो रिपोर्ट है वो जारी करता है और उसके अंतर्गत जो ये बताता है कि भारत में जो निर्धनता है उसका जो अनुपात है वर्ष 1990 में 51% था। आपको ध्यान रखना है, भारत में निर्धनता के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था कि 1990 में 51% क्या है, निर्धन थे भारत में। और इसका जो कंपैरिजन है किसके साथ किया गया है, यूएनडीपी। जैसे मैंने कहा ये जो एमडीजीएस है वो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। तो यूएनडीपी जो है वो क्या, उसके अनुसार जो रिपोर्ट निकली तो उसमें भारत के जो 8 राज्य हैं, वो राज्य के नाम आपको याद रखने, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये 8 आप नाम याद रख सकते हो, तो याद रखिए। ये जो 8 राज्य हैं इन्हें क्या है, निर्धनों की जो संख्या है उसके अंतर्गत रखा गया था। और ये जो 8 राज्य हैं ये अफ्रीका के 26 निर्धन जो देश हैं उनसे भी ज़्यादा, यानी कि 26 निर्धन देश जो अफ्रीका में हैं उससे भी ज़्यादा हमारे जो भारत देश है उसमें जो 8 राज्य हैं वो निर्धन हैं, वो गरीब हैं। तो ये हो गया आपका